नौकरी का हाईवे है, उसका कहीं ना कहीं एग्जिट जरूर पकड़िए। जल्दी पकड़ सकते हो जल्दी पकड़ लीजिए, थोड़ा आगे पकड़ सकते हो आगे पकड़ लीजिए, पर डिसाइड करिए कि मुझे एक दिन इस हाईवे से एग्जिट लेना ही लेना है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे ना, तो जिस दिन समय ने तय किया ना आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे। वॉरेन बफेट भी एक बात कहते हैं कि इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम, यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच पे चलते हैं, उनका आपके साथ कोई इमोशन नहीं। आप कोई पेड़ नहीं हो कि आपकी जड़ें वहां पे मजबूत हो गई या फंसे हुए हो आप उसमें, आपको कभी काटेंगे नहीं। आप सिर्फ हैंड्स एंड लेग्स हो, कभी भी कट सकते। कितने डिप में कितना सिप करूं और सिप को कितना सिप करके मैं करूं। आपको एक एसआईपी करनी है जो आपकी हमेशा चलेगी, जैसे अगर प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे प्राण जाए पर ये एसआईपी जाती है। 90 से 95% फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को भी बीट नहीं करते। अच्छा, तो अगर आप लंबे समय तक इंडेक्स में भी रह गए ना, तो आप बहुत सारे फंड मैनेजर से बेटर करके निकल जाओगे। ये इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम। इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इंटेलिजेंस का गेम, इट इज प्योरली अ पेशेंस का गेम। अगर एआई से नौकरी छिन जाए तो आप बच्चे को स्किल क्या सिखाएंगे अपनी? एआई आ गया। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में कम से कम 3000 से ज्यादा इंटरव्यूज किए होंगे। बड़े ही जबरदस्त गेस्ट मिले, बड़े ही प्यारे, बड़े अनोखे, बड़े निराले, कुछ नादान, कुछ अनजान, तो कुछ ऐसे जिन्हें बड़ा गुस्सा आया और कुछ ऐसे जिन्होंने मेरे पॉडकास्ट के जरिए ही प्यार कमाया। लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे रहे जिनके कमेंट्स जब नीचे बॉक्सेस में आते हैं तो मैं खुद भी हैरान रह जाता हूं कि उन्होंने अपने बलबूते क्या वाकई में इतना प्यार और इतनी क्रेडिबिलिटी कमाई है। आप में से लाखों नहीं करोड़ों ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे, जिन्होंने एक पॉडकास्ट के बाद नीचे कमेंट बॉक्स में बार बार लिखा पार्ट 2, दूसरा भाग आना चाहिए, कब आ रहा है पार्ट 2। ठीक समझे ना आप? नन अदर देन संजय कथूरिया पार्ट 2 के साथ हाजिर हैं मेरे नए पॉडकास्ट में। मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद आपके सवाल करूंगा, आसान सवाल करूंगा। सोना, चांदी, एसआईपी, एसडब्ल्यूपी, शेयर बाजार यानी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो से लेकर के आपका पैसा क्या एफडी में अभी भी रहना चाहिए या फिर नहीं, इंश्योरेंस की बात, रियल एस्टेट, प्लॉट, फ्लैट, सभी की बात होगी। थैंक यू सो मच संजय जी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अगेन। आगे कोई डेजिग्नेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। आप इतने जबरदस्त कंटेंट कर रहे हैं। कंटेंट के अलावा आप एक बहुत अच्छे वेल्थ एक्सपर्ट हैं, एडवाइजर हैं, और आपकी एक एक बात लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तक पहुंच रही है। सबसे पहले तो मेरे उन व्यूअर्स के लिए एक मैसेज आप दे दें, लाखों जो ये कहते हैं कि पार्ट 2 जल्दी से लेकर के आओ। तो आप लोग के पार्ट 2 के रिक्वेस्ट के बलबूते पे हम लोग फिर से बैठे हैं आज, और सर ने फिर से इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर। और पिछले एपिसोड को हमारे बहुत प्यार मिला है, बहुत। मैं खुद कमेंट्स चेक करता रहता हूँ और मुझे लगता है कि लोगों ने बहुत प्यार दिया। बहुत सारे उनके प्रश्न भी थे, उनकी इच्छा थी कि हम फिर से एक बार बैठे, एंड हियर वी आर, आप के साथ बैठे हुए। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि आप आगे भी बढ़ते जा रहे हैं, और मेरा कुछ ऐसे सवाल हैं जो बहुत ज्यादा पर्सनल हैं, और आज मैं आपके ऊपर कई इल्जाम भी लगाने वाला हूं। बिल्कुल लगाइए सर। आरोपों के लिए तैयार हैं आप? बिल्कुल तैयार। यानी सलाखों के पीछे भी जाएंगे आप? बिल्कुल। जनता अगर आपको आरोपों के कटघरे में खड़ा करेगी तो आरोपों के लिए आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। पहला आरोप तो यह है, पैसे कम पड़ गए थे क्या कि बच्चा भी अब कंटेंट क्रिएशन कर रहा है और बहुत ही जबरदस्त कंटेंट क्रिएशन कर रहा है। मे ही बी ब्लेस्ड मोर एंड मोर। थैंक यू सो मच सर। तो बेसिकली क्या हुआ था कि मुझे ऐसा लगता है कि कंटेंट क्या है, कंटेंट एक ऐसी चीज है जिससे आप लोगों के साथ कनेक्शन बनाते हैं। अब ऑब्वियसली मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, बट मैंने देखा बहुत सारे पेरेंट्स ने मुझे मैसेज किया कि हम अपने बच्चों के लिए क्या करें, मैं बच्चे को फाइनेंस कैसे सिखाऊं। ऐसे मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए। तो मतलब यार देखो, ये चीज मैं अपने बेटे के साथ कैसे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि मैं तो उसे पढ़ाता हूँ, मैं उसको समझाता हूँ, बजटिंग कराता हूँ। तो चलो एक काम करते हैं, एक रील बनाते हैं जहां मैं और मेरा बेटा बात कर रहे हैं एक दूसरे से, थोड़ा उसको स्टोरी टेलिंग करेंगे और थोड़ा सा कॉमेडी करेंगे। तो हमने पहली रील करी जहां मैंने उसको बताया कि वो 10 साल का हो गया, ये पिछले साल की बात है जब वो 10 साल का हुआ था, और उसको मैंने 2000 रुपए की पॉकेट मनी दी है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम पॉकेट मनी के साथ क्या करोगे? तो बोलता है मैं तो क्या कहते हैं, उड़ा दूंगा, मतलब नहीं, इन्वेस्ट करो इसको अच्छे से। तो उसने पूछा कि इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा, तो मैंने उसको बताया इन्वेस्ट करूंगा तो क्या होगा। तो पहले उसने बोला, मैंने बोला तुम कहाँ इन्वेस्ट करोगे? तो बोलता मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा। और बोला पूरा पैसा मत कर देना भाई,
तो वो तो रिस्की इंस्ट्रूमेंट है, तो निफ्टी 50 की बात हुई। फिर लास्ट में जाते जाते मैं बोला जब तुम्हारे पास 40 साल बाद 2 करोड़ रुपए हो जाएंगे तब तुम क्या करोगे? तो बोलते मैं तब क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूंगा। तो ये उसके मन से बात आई, ऐसा नहीं हमने कोई स्क्रिप्ट बनाई थी, उसने खुद ही बोल दिया। तो बड़ा अच्छा वो रील गई, मिलियंस में चली गई। आई थिंक उसके बाद मुझे बहुत जो अच्छी चीज नीचे सुनने मिली, कुछ लोग मजे कर रहे थे कि मुझे तो आज तक 21 साल का हो गया 2000 रुपए नहीं मिले पॉकेट मनी में, मस्ती भी करते हैं लोग। पर लोगों ने बहुत सराहाया इस बात को कि किस तरीके से हमने स्टोरी टेलिंग के माध्यम से बजटिंग और अगर बच्चों को हम पैसा दे भी रहे हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट की हैबिट डलवाना, कैसे हमने उस बात को पोजीशन किया था उस रील के माध्यम से, वो समझाया। अच्छा, आप एक सबसे खास बात आपके साथ में यह है कि आप बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के जरिए और आम आदमी की लैंग्वेज में कुछ ऐसी स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं जो वाकई में सोशली बड़ी फायदेमंद है। लेकिन आपके ऊपर आरोप नंबर 2 यह है कि भैया सेविंग्स करना मत सीखो, इन्वेस्टमेंट करना सीखो। इन्वेस्टमेंट के जरिए शाहरुख खान बनोगे वरना फिर अमजद खान बन करके रह जाओगे। गब्बर सिंह, यानी एक बार तो ठीक है चल जाओगे लेकिन बाकी नहीं चलोगे। जी। आपके ऊपर आरोप नंबर 2 ये है, आप कहते हैं सेविंग्स पर ध्यान मत दो, इन्वेस्टमेंट पर दो। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हम एक उदाहरण लेते हैं। एक व्यक्ति है 25,000 रुपए महीना कमाता है और वो उसमें से 5,000 रुपए बचा पाता है और वो 5,000 का कुछ करता नहीं है, कोई ग्रोथ एसेट पे नहीं डालता और वो कोई एक सिंपल सेविंग्स बैंक अकाउंट में छोड़ देता है जहां उसको ब्याज कितना मिल रहा है, 2% 3% के आसपास, उससे ज्यादा ब्याज मिल रहा नहीं। अब जब इन्फ्लेशन 6% है और आप 2-3% कमा रहे हो तो आपके पैसे की डीम्ड वैल्यू हर साल कम हो रही है। उदाहरण लेते हैं, आपके पास 100 रुपए पड़े थे, आपके 1 साल बाद वो 103 हो गए, पर इन्फ्लेशन की जो है, इन्फ्लेशन के हिसाब से वो 106 होने चाहिए थे। तो आपका 3 रुपए बढ़ने के बावजूद भी 3 रुपए का नुकसान हो गया। अच्छा, ठीक है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि धीरे धीरे वो पैसा बढ़े, इन्फ्लेशन को बीट करे। आपके पीछे एक शेयर लगा है, अब आप सोचिए आप दौड़ रहे हैं और आपके पीछे एक शेयर लगा है, उस शेयर का नाम है इन्फ्लेशन और वो शेयर 6% की स्पीड से भाग रहा है। तो आपको जिंदा रहना है, ठीक है, तो आपको मिनिमम 7% की स्पीड से भागना पड़ेगा, तभी आप वो डिस्टेंस बढ़ाते रहोगे ताकि शेयर आपको पकड़े ना। और आपने क्या किया, शेयर तो 6 की स्पीड से भाग रहा है, आप 3 की स्पीड से भाग रहे हो, कहीं ना कहीं वो शेयर आपको खा जाएगा कोई ना कोई पॉइंट पे आके। तो आप, इसलिए मैं कहता हूं कि सेविंग्स जो है दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड नॉट मोर फोकस ऑन। सेविंग्स पहला हैबिट है, पर इंपॉर्टेंट हैबिट है इन्वेस्टमेंट। तो आप शिकारी हैं या फिर सर्वाइवर? हम तो सर्वाइवर है अभी तक। सर्वाइव कर रहे हैं समहाउ हम अपनी इन्फ्लेशन से। अच्छा, कहते हैं कि इस शेयर के सामने जो जितनी तेजी के साथ में भागता है उसे कहते हैं रिच, उससे भी तेजी के साथ में भागता है उसे कहते हैं अल्ट्रा रिच, उससे भी तेजी के साथ में भागता है तो उसे कहते हैं सुपर डुपर रिच। ये स्पीड मैं पकड़ूं कैसे? ये अल्ट्रा रिच वाली स्पीड मुझे मिलेगी कैसे? देखिए, मैं लोगों को रहता हूं, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक रिच होते हैं, एक वेल्दी होते हैं। रिच वो होता है जिसके पास इनकम बहुत होती है, वेल्दी वो होता है जिसके पास टाइम बहुत होता है। ठीक है। अगर आपके पास ऐसे एसेट्स हैं जो आपको फ्री कैश फ्लो दे सकते हैं, पैसिव इनकम दे सकते हैं और आपको काम ना करना पड़े और आपको समय से फ्री कर दें, तो आप वेल्दी बन जाते हो। और वेल्दी बनने के लिए आपको अरबों खरबों की दौलत नहीं चाहिए। आपके पास, समझिए मैं उदाहरण देता हूं, किसी के पास 1 करोड़ रुपए है, बहुत साल मेहनत करी, अब वो महीने का 50,000 रुपए उसमें से निकाल रहा है और उसके खर्चे 30,000 के हैं, तो वो तो वेल्दी है, क्योंकि हर महीने उसके पास 50,000 आ रहे हैं, 1 करोड़ का 1 करोड़ जमा है, वो कम नहीं हो रहा और खर्चे उसके 30,000 है, तो वो 50,000 की आमदनी से भी वेल्दी है। और एक व्यक्ति है जिसकी आमदनी 7-8 लाख रुपए महीना पर उसके खर्चे 10 लाख रुपए महीना, तो वो अभी भी रिच होने के बावजूद भी वो वेल्दी नहीं हो पाया। तो मैं लोगों को ये फोकस करता हूं कि भाई तुम वेल्दी बनो, डोंट एनवी द रिच, एनवी द वेल्दी, एनवी द फ्री। अच्छा, आपके ऊपर एक आरोप ये भी है कि आप रिच और हेल्दी के बीच, रिच और वेल्दी, सॉरी, इन दोनों शब्दों के बीच में आप बहुत लोगों को इंस्पायर ये करते हैं कि भैया नौकरी छोड़ दो और अपना काम धंधा समझो तो ज्यादा अच्छा है। आप ये कहते हैं कि व्यापारी तुम्हें काम कराता है और तुम उसके लिए काम कर करके रिच बनने की कोशिश करते हो और वो न जाने वेल्थ में कहां का कहां पहुंच जाता है। आपके ऊपर एक आरोप यह है कि आप अगर चाहें तो शायद लाखों या करोड़ों लोगों को नौकरी से हाथ धोना पड़े। देखिए, मैं चाहूं ना चाहूं, एआई करके एक इंस्ट्रूमेंट आ गया है जो बहुत लोगों को नौकरी से बाहर कर देगा, और ये बात जितना जल्दी लोग समझ जाए उतना अच्छा। अभी टीसीएस ने पीछे 6,000 लोगों को जो है फायर किया है, ले ऑफ किया, पर एआई ने एक अलग यूनिक अपॉर्चुनिटी सेट भी ओपन किया। जो पहले जैसे कंप्यूटर आया तो लोगों ने बहुत रेजिस्ट किया, फिर कंप्यूटर ने एक नया अपॉर्चुनिटी सेट ओपन किया, इसी तरह एआई ने भी एक बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी सेट ओपन किया कि कम मेहनत करके एक प्रॉपर स्किल सीख के आप आज जल्दी पैसा कमा सकते हो। अच्छा, मैं आज एक 14 साल के लड़के को जानता हूं जिसने एक एआई टूल सीखा है, गैमा करके,
वो प्रेजेंटेशन बनाता है, पीपीटी बनाता है, और वो पीपीटी के माध्यम से महीने का 50-60 हजार रुपए कमाने लग गया 14 साल की उम्र में। स्टार्ट उसने 1 साल पहले किया था। 1 साल के अंदर उसने मेहनत कर करके, सीख के, कुछ क्लाइंट्स बना के, कुछ इंस्टाग्राम यूज करके, कहीं ना कहीं से जमा करके, मेहनत करके अपना एक आज 50-60 हजार रुपए महीने का उसने एक इनकम बना लिया 14 साल के बच्चे। तो अपॉर्चुनिटी सेट भी ओपन हुआ है। तो आप एक बात समझिए कि अगर आप नौकरी करते हैं तो आप नौकरी कीजिए, मेरे को नौकरी से प्रॉब्लम नहीं है, पर आप जिंदगी भर उस हाईवे पे मत रहिए। ठीक है, आप अपना एग्जिट प्लान कीजिए। आप जब कोई भी हाईवे पकड़ते हैं तो कहीं ना कहीं तो एग्जिट करते हैं ना, जिंदगी भर थोड़ी हाईवे पे चलते रहेंगे। ठीक बात है। तो ये जो नौकरी का हाईवे है उसका कहीं ना कहीं एग्जिट जरूर पकड़िए। जल्दी पकड़ सकते हो जल्दी पकड़ लीजिए, थोड़ा आगे पकड़ सकते हो आगे पकड़ लीजिए, पर डिसाइड करिए कि मुझे एक दिन इस हाईवे से एग्जिट लेना ही लेना है। अगर आप ये नहीं सोचेंगे ना, तो जिस दिन समय ने तय किया ना आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ बचेगा नहीं दोस्त। शायद हमारे पुरखों ने, हमारे माँ बाप ने और बाप दादाओं ने यही किया कि जल्दी उन्होंने हाईवे से एग्जिट लिया नहीं और वो वाली राह पकड़ी नहीं, और इसीलिए शायद ये कहा जाता है कि उन्होंने चिल्लर रिटर्न कमाए और किलर प्रॉफिट नहीं कमाया। बिल्कुल। ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? चिल्लर रिटर्न, किलर प्रॉफिट, ये चिल्लर रिटर्न और किलर प्रॉफिट के बीच की जर्नी क्या है? डिफरेंशिएट किस तरीके से होता है? डिफरेंशिएट करने के लिए मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, चिल्लर रिटर्न और किलर प्रॉफिट, इसको ऐसे समझते हैं कि हमें लाइफ में ना हर चीज में एफडी रिटर्न्स चाहिए। ठीक है, हमें चाहिए हमारी नौकरी है वो हर साल 7-8% से बढ़ती रहे। ठीक है, ठीक है। हमें चाहिए कि हमें हमारे पास अगर हमने पैसे रख दिए कहीं पे तो वो हर साल 6-7-8% से बढ़ते रहे। तो ये होता है चिल्लर रिटर्न। मतलब आप अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करना चाहते, किसी और पे तो छोड़िए। आपको इतना विश्वास नहीं है कि मैं अगर खाली बैठ जाऊंगा 6 महीने 3 महीने तो मैं कुछ ऐसा जनरेट कर सकता हूं कि ये 7-8% साल का नहीं, शायद हो सकता है 70-80% या हो सकता है 7-8 गुना भी ग्रो कर जाऊं। ठीक। तो हमारा जो माइंड है ना वो चिल्लर इकट्ठे करने में ही बड़ा रहता है। मैं अगेन कह रहा हूं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, पर ये आपका जिंदगी भर का प्लान नहीं हो सकता। आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे। वॉरेन बफेट भी एक बात कहते हैं कि इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अगर आपके पास सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है तो एक ही कदम दूर हो भाई, जिस दिन नौकरी गई उस दिन आप पॉवर्टी में आ जाओगे। अभी पीछे एक किस्सा हुआ बड़ा मजेदार। एक व्यक्ति है 17 साल एक कंपनी में काम कर रहे थे। एक नया ज्वाइनी आया, उसको बता रहे देख लॉयल्टी, मैं 17 साल से इस कंपनी में काम कर रहा हूं। ठीक है, अगले दिन दोनों को मेमो आ गया, दोनों को फायर कर दिया गया। अब क्या वैनिटी रह गई? देखिए, ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट्स फर्स्ट अप्रोच पे चलती है, उनका आपके साथ कोई इमोशन नहीं है। आप कोई पेड़ नहीं हो कि आपकी जड़ें वहां पे मजबूत हो गई हैं, फंसे हुए हो आप उसमें, आपको कभी काटेंगे नहीं। आप सिर्फ हैंड्स एंड लेग्स हो, कभी भी कट सकते हो। अगर आप अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे, अपनी लर्निंग पे फोकस नहीं कर रहे, अपनी इमरजेंसी फंड नहीं क्रिएट कर रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, गलती आपकी है। ठीक है, अगर वो कहते हैं ना कि घर के बाहर लिखा है कि यहाँ पे एक कहते हैं डॉग है और बिवेयर ऑफ डॉग, और आप अंदर जाते हो और कुत्ता आपको काट लेता है, तो गलती कुत्ते की नहीं आपकी है। एक बात याद रखिएगा, इस पॉडकास्ट के एंड में हम दोनों आपसे कुछ सवाल करने वाले हैं कि आपकी मेजर लर्निंग्स क्या हैं, आपने पॉडकास्ट से क्या सीखा और आपने रेजोल्यूशंस क्या क्या लिए हैं। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपनी स्किल्स को डेवलप करें, पहला। दूसरा, आप ये कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ते रहें। तीसरा, आपने अभी तक ये कहा कि एआई को पीछे बिल्कुल ना छोड़ें। और चौथा, शायद आप ये भी कहना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके स्विच करते रहें, क्योंकि स्विच आप करेंगे तो आपका ग्राफ उसी तरीके से बढ़ता रहेगा। ये कहना चाहते हैं आप? मैं कहूंगा कि स्विच से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ये कहूंगा कि आप अपनी वैल्यू समझे। कम मार्केट वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, होता क्या है, एक व्यक्ति जॉब जब करता है, वो 1 साल एक कंपनी में है, 2 साल एक कंपनी में है, 3 साल एक कंपनी में, हो सकता है वो अपनी स्किल पे मेहनत कर रहा है, पर वो कंपनी उसको उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं कर रही है। तो उसको चेक करना चाहिए मार्केट में कि आज मेरी स्किल की क्या वैल्यू है। ठीक है, हो सकता है आज वो उसने 1 लाख रुपए महीना से चालू किया, 25,000 सॉरी, हो सकता है उसने 25,000 रुपए महीने से चालू किया था, इस कंपनी में 3 साल निकल गए और वो 35,000 पे आया। ठीक। हो सकता है मार्केट में कोई आदमी बैठे बोले यार ये स्किल का मैं 1 लाख रुपए देने को तैयार हूं। अगर आप अपने इस कुएं से बाहर ही नहीं निकलोगे, एक बार देखोगे भी नहीं कि मार्केट मुझे क्या देना चाहती है, तो गलती आपकी है, क्योंकि आप इवैल्यूएट नहीं कर रहे हो। Correct. अगर वो 1 लाख देने को तैयार है तो आप यहां बोल सकते हो ना, मैं नहीं कह रहा छोड़ दो, मैं कह रहा बोल तो सकते हो ना भाई वो 1 लाख दे रहा है, चलो आप 80,000 दे दो, 90,000 दे दो, तो आपका जो है ना पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। मैं बता रहा हूं, भारत में लोगों को मांगना सीखना पड़ेगा। लोग मांगने में शर्माते हैं। किस बात का शर्म है भाई? तुम भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हो और आपको ज्यादा से ज्यादा ना ही मिलेगा ना। हाँ। आज आप 35,000 पे हो, आपने मांगा सामने वाले से, अपने बॉस से कि सर मेरे को मिलना चाहिए, मेरे को मार्केट, वो ना ही बोलेगा ना, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगा, आपके 35,000 थोड़ी ले जाएगा। तो यू विल नॉट बी वर्स ऑफ। आज से खराब पोजीशन नहीं होगी, मांगने से ही मिलता है।
मतलब यू शुड नो हाउ टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। और ये इवैल्यूएशन के लिए आज की तारीख में तो आपके पास वैसे भी ना जाने कितने पोर्टल्स हैं, नौकरियों के पोर्टल्स हैं, इंटरनेशनल लिंक्डइन है इतना जबरदस्त तरीके से, जहां पर आपका इवैल्यूएशन नेशनली नहीं बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी हो जाया करता है। मैं वापस से ये चिल्लर रिटर्न पर आता हूं। आरोप जो अगला है जो आपके खाते में आ रहा है, क्या आप पीपीएफ, एफडी, गोल्ड, आरडी इन सभी को चिल्लर रिटर्न मानते हैं? अगर ये चिल्लर रिटर्न है तो इसी चिल्लर रिटर्न से मेरे पापा ने मुझे पढ़ाया, इसी चिल्लर रिटर्न से मेरी परवरिश हुई, इसी चिल्लर रिटर्न के जरिए मेरे पापा ने घर बनाया। वो बात अलग है कि बिल्कुल बुजुर्ग हो गए तब जाकर के उन्होंने एक घर तैयार किया। यानी आप ये कहना चाहते हैं, आप पर आरोप यह है कि आप ये कहना चाहते हैं कि मेरे बाप दादा ने सही वक्त पे सही डिसीजन नहीं लिए, चिल्लर रिटर्न में ही फंसे रह गए, ऐसा? देखिए, मैं इसका आंसर देता हूं। 15-20 साल पहले तक इंडिया में चाइनीज रेस्टोरेंट नहीं थे, आज है। अच्छा, अगर थे भी तो एक ही चीज जानते थे हम, चाउमीन। ठीक है। मैं कहता हूं 20 शायद 25 साल पहले तक नहीं थे, ठीक है। तो अब एक आदमी को अगर घर से बाहर खाना खाना है तो उसके पास क्या ऑप्शन था? नॉर्थ इंडियन खाना। जाओ जी, वही चावल, पनीर, दाल, रोटी, सब्जी, माखनी, ये सब 4 चीजें मिल जाएंगी। जब आपके पास चाइनीज आया, फिर इटालियन आया, तब आपने पिज्जा खाना सीख लिया, आपने चाइनीज खाना सीख लिया, मंचूरियन खाना सीख लिया, तो आपने अलग अलग चीजें सीखी। हमारे फादर के टाइम पे, ग्रैंडफादर के टाइम पे क्या ऑप्शंस थे? जमीन, सोना, एफडी, पीपीएफ और गवर्नमेंट की स्कीम्स। और नींबू पानी रेस्टोरेंट में वर्जिन मोहितो नहीं था। वर्जिन मोहितो नहीं था, अच्छी अच्छी ड्रिंक्स नहीं थी, ठीक है, जिस तरह की भी हो, हम तो वैसे पीते नहीं है, बट जो भी अवेलेबल हो उस टाइम पे यही अवेलेबल था। सो उस टाइम पे ना ऑप्शंस कम थे। अच्छा। उस टाइम पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी चीजों में। उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता था, स्टॉक के प्राइसेस आपको न्यूज़पेपर में देखने पड़ते थे। आज आप स्टॉक का प्राइस हर सेकंड देख सकते हो, दुनिया में कहीं बैठे हो वहां से देख सकते हो। तो आज के जमाने में आपके पास विकल्प ज्यादा है जी। तो जब आपके पास विकल्प ज्यादा है तो आपको सिर्फ वही नहीं टिके रहना चाहिए। अब क्या ये इंस्ट्रूमेंट्स खराब है? मैं आपको सारे इंस्ट्रूमेंट्स बता देता हूं क्यों करने चाहिए। आप पीपीएफ करिए, बिल्कुल करिए। क्यों करिए? अगर आपको लगता है कि आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप 15 साल एक इन्वेस्टमेंट को करके भूल जाएं। समझिए, अगर आपने म्यूचुअल फंड में डाल दिया, किसी चीज में डाल दिया और आपका मन ललसा रहा है कि यार मैं अपना पैसा निकाल लूं, तो आप में हिम्मत नहीं है एज एन इन्वेस्टर 15 साल रुकने की, तो आप पीपीएफ में डाल दीजिए, क्योंकि वहां फंस गए। मैं आपको सरकार ने फंसा दिया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बोलता हूं कि भाई अगर आपको पल्ले नहीं बढ़ रहा ना, आप अपने आप को ये मार्केट से रोज के ऊपर नीचे से जो आपको डर लग रहा है, तो आप चुपचाप पीपीएफ में डाल दो, 15 साल तो भूल जाओ। तो पीपीएफ उनको डालना चाहिए जिनको ऐसा लगता है कि वो पैसे को हैंडल नहीं कर सकते, जल्दी निकाल लेंगे। एफडी आपको बिल्कुल करनी चाहिए, इमरजेंसी फंड के लिए करनी चाहिए। अच्छा। यानी कि अगर आपके पास 5-6 महीने के आपके खर्चे हैं तो आप एफडी में रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफडी आपको तब करनी चाहिए जब आप बहुत सीनियर हो गए हों और आपको किसी प्रकार का रिस्क लेना है। मेरे पास एक क्लाइंट है, बोले मेरे को एफडी करनी है, मतलब वेरी गुड, बोलते उसमें भी एसबीआई में एफडी करनी है। मतलब इतना फियर है उनको कि वो कह रहे मैं और कोई बैंक पे, कोई प्राइवेट बैंक पे डिपेंड ही नहीं करना चाहता, मेरे को सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में करनी है। तो मैंने उनको समझाया, सर सब में 5 लाख की गारंटी है, कल को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी गया तो भी 5 लाख की गारंटी है, एचडीएफसी गया तो भी 5 लाख की गारंटी है। बोले नहीं, फिर भी मेरे को भरोसा है कि एसबीआई को कुछ नहीं होगा। तो ये ऐसे व्यक्ति को फिर मैं नहीं बोल सकता कि आप इक्विटी में पैसा डालो, वो फिक्स। और उनको फिक्स्ड, उनके पास अच्छा पैसा था, उनको पता है मेरा, अगर उनके पास 2 करोड़ रुपए थे, उनको पता है भाई मेरे को अगर 0.6-0.5% भी मिल रहा है, मेरे को 1 लाख रुपए महीना मिल रहा है, मेरा खर्चा 30-40 हजार है, मैं खुश हूं। तो ही वॉज अवेयर ऑफ दैट। तो आपने उस टाइम पे एफडी में डाल दिया। आरडी में पैसा कब डालना चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। आरडी का मतलब होता है एफडी में एसआईपी, हर महीने आप एक एफडी बना, रिकरिंग डिपॉजिट से हम कहते हैं। वो आपको तब बनाना चाहिए जब आपका कोई ऐसा गोल है जो 1 साल में आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने और आपकी वाइफ ने तय किया भाई 1 साल बाद हमारे को एक वेकेशन करनी है 2 लाख रुपए की, तो आपने क्या किया, आज ही 15,000 रुपए महीने की आरडी करनी चालू कर दी। ठीक है। तो आरडी की 12 महीने बाद वो 2 लाख रुपए बन गए, मोटा मोटी 2 बन गए, 1 90 बन गए, तो उस हिसाब से आपने इक्वेशन कर दी। ठीक है। 1 साल बाद आपने पैसा निकाला और आप घूमने चले गए। तो आरडी आपको तब करनी चाहिए जब आपका कोई भी गोल है वो 1 साल के अंदर अंदर आ रहा है, ठीक है, तब आप रिकरिंग डिपॉजिट कर दो। यानी शॉर्ट टर्म गोल अगर कोई है, कोई भी बहुत शॉर्ट टर्म गोल है 1 साल से अंदर अंदर का, तो रिकरिंग डिपॉजिट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हर चीज का एक उपयोग है। अब आप बोलते हो कि मैं एफडी से वेल्थ बना सकता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। आरडी से वेल्थ बना सकता हूं, दैट इज नॉट पॉसिबल। वेल्थ आप सिर्फ मालिक बन के बना सकते हो। मिल्क, हम कहते हैं एक लोनर होता है, एक ओनर होता है। लोनर का मतलब कौन होता है, जो लोन देता है, ठीक है। अब बैंकों ने रिलायंस को लोन दिया, उनको तो वही 9-10% ब्याज मिला। मैंने रिलायंस का शेयर 10 साल पहले खरीदा था 300 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल, आज वो 1400 चल रहा है, मैं तो मालिक हूं ना, तो मेरे 300 रुपए 1400 रुपए बन गए।
और बैंक ने अगर 300 रुपए दिए थे तो उनको तो 300 रुपए ही वापस मिलेंगे ना। तो वो लोनर है और मैं ओनर हूं। तो जो ओनर होता है उसके पैसे बढ़ते हैं, लोनर को उतना ही पैसा वापस मिलता है जितना उसने दिया होता है, और थोड़ा उसको ब्याज मिल जाता है। दो शब्दों का इस्तेमाल संजय जी बहुत करते हैं कि पैसा और वेल्थ के बीच का डिफरेंस आपको समझने की जरूरत है। तो आप ऐसे समझ लें, पैसे आप अपनी जनरेशन के लिए बनाते हैं और वेल्थ जो होता है आप अपनी कई पुश्तों के लिए, 7 पुश्तों के लिए बना करके जाते हैं या फिर बना करके उसकी बुनियाद तैयार करते हैं। आपने एक बात अभी कही ना कि शॉर्ट टर्म में अगर आपका गोल है तो ऐसा करना चाहिए। मैं माइन्यूट एक एक चीज़ पे जाऊंगा, SIP, SWP, बाकी मैं हर एक इंस्ट्रूमेंट पे आपके साथ में जाऊंगा। लेकिन अभी मैं ये समझना चाहता हूं, आपने कहा ना कि शॉर्ट टर्म गोल अगर है तो ऐसा करें। फर्ज कीजिए मैंने 2 गोल बनाए और यकीनन आज की तारीख में लोग बनाते हैं जी। अब 2 गोल मैंने बनाए, लेकिन मेरे साथ में क्या है कि मैं स्क्रीन पर रिस्क लेते हुए शाहरुख खान देख लूंगा, सलमान खान देख लूंगा, अमिताभ बच्चन देख लूंगा, कूद गए, फांद गए, विलन को ऐसे मारा, असॉल्ट राइफल चलाई, लेकिन मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी वाली हिम्मत नहीं आ पाती है। मैं ये पूछता हूं, क्या शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल के बीच में कोई ऐसी सिक्योरिटी लेयर है जो मेरे लिए काम करे और जिससे मेरा कॉन्फिडेंस और भी ज्यादा बिल्डअप हो? ऐसी एक लेयर है जिसका नाम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अच्छा। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जैसे हैं, होता क्या है, जैसे आज आपके पास एफडी है। एफडी आपको पता है कंपैरेटिवली रिस्क फ्री आइटम है। हाँ। ऐसा नहीं है रिस्क है, अभी भी है, बट रीजनेबली रिस्क फ्री है। और उसमें आपको आज के दिन ब्याज मिलता है 5 से लेकर 6-6.5%। ये हो गया सबसे पहला लेयर, ठीक। लोएस्ट रिस्क एंड रीजनेबल रिटर्न्स। अब एक लेयर ऊपर चलते हैं, थोड़ा रिस्क ज्यादा लेते हैं। हम एफडी पे रहते हैं, पर हम कॉर्पोरेटिव बैंक्स की एफडी पे आते हैं, स्मॉल बैंक्स की एफडी पे आते हैं। वहां रिस्क 5 लाख रुपए से ऊपर अभी भी है, ठीक है, और बैंक थोड़े रिस्की हैं एज कंपेयर टू पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक। हल्का सा रिस्क बढ़ा, पर आपका रिटर्न जो 6% मिल रहा था वो आपको 7 से लेकर 8.5% मिल सकता है। ठीक है। और तीसरी लेयर आती है जहां रिस्क हल्का सा और बढ़ता है, पर आपके रिटर्न्स अच्छे बढ़ जाते हैं। आपको रिटर्न्स मिलते हैं 9 से लेकर 12% तक के। अच्छा। और उन्हें कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स कैसे हो गया कि भाई जैसे आज रिलायंस को पैसे चाहिए तो वो बैंक से भी ले सकता है और वो आपसे और मेरे से भी उधार ले सकता है। ठीक। तो जब वो आपसे और मेरे से उधार लेता है, आम आदमी से उधार लेता है, तो उसको कॉर्पोरेट बॉन्ड कहते हैं। अच्छा। और हर कंपनी, जो बड़ी कंपनीज होती है, वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रेस करती है। कुछ एनबीएफसीज रेस करती हैं, कुछ प्राइवेट कंपनीज करती हैं। हर कोई अच्छी कंपनी जो है कुछ ना कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड रेस करती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जो एक इन्वेस्टर ले सकता है, जिसको रिस्क इक्विटी जितना नहीं लेना, उसको वॉलेटिलिटी से डर लगता है, उसको रिस्क नहीं है, वो मार्केट को 10% नीचे जाते हुए नहीं देख सकता। लाल देखते ही वो घबरा जाता है, रोने लग जाता है, घर वालों को फोन करने लगता है, मैं तबाह हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। हमारे बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, जो अचानक से 3% मार्केट गिर जाती है तो पता नहीं 10 मैसेज आ चुके होते हैं, 4 मिस्ड कॉल आ चुकी है, तो बोले करे हुआ क्या, बोले 3% मार्केट गिर गई। मतलब सो जाओ ना यार, आपको 10 साल बाद देखनी है। तो ऐसे लोग होते हैं, ठीक है, क्यों जो आते हैं, आपने सही बोला कि वो एकदम शाहरुख खान की तरह आएंगे, मैं सब कर दूंगा, चिंता मत करो, मैं 20 साल के लिए वेट करूंगा। 20वें दिन फोन आ जाता है, सर ये 3% मार्केट नीचे गिर गई, क्या करूं? बिल्कुल। तो उन लोगों के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एक बहुत अच्छा विकल्प है, जहां पे आपको रिस्क कंपैरेटिवली कम है, मैं नहीं कहूंगा नहीं है, कंपैरेटिवली कम है, पर आपको रिटर्न्स 9 से लेके 12% तक के मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल विंट वेल्थ है, विंट वेल्थ पे आप जाके चेक कर सकते हो। 1000, 2000, 5000 रुपए से भी आप इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हो। तो ये एक लेयर है, मुझे लगता है बीच में, जो आपको कम रिस्क में, कंपैरेटिवली कम रिस्क में अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। वैसे मुझे मेरे जैसे पॉडकास्टर के साथ में आपको इकलौता ऐसा एंकर मिलेगा जो अपने आरोपों के साथ में हार मानता हो। अभी तक मैंने जितने आरोप लगाए हैं संजय जी पे, उसमें तो मुझे अपनी तरफ से ऐसा लगता है कि अभी तक मैं हार मानूंगा। आपके ऊपर एक आरोप और भी है कि अगर संजय जी का बस चले तो कई शादियां तुड़वा दें, होती हुई शादियां तुड़वा दें। क्यों, कैसे? संजय जी कहते हैं कि भाई डिप में सिप करो, संजय जी कहते हैं SWP करो, अगर बहुत ज्यादा पैसे आ गए, चलिए SWP आगे की बात है, लेकिन संजय जी कहते हैं कि जब कम उम्र है तो सिप कर लो। जब कोई ये पूछता है यंगस्टर कि भाई घर ले लूं क्या, होने वाली बीवी या फिर हमारे सास ससुर ये कहेंगे कि अरे लड़के के पास में घर है क्या, तो संजय जी कहते हैं 1 करोड़ का घर लेने के बजाय सिप कर दो, SIP कर दो, वो ज्यादा अच्छा होगा। अब क्या होता है, सिप में मुझ में सेंस ऑफ ओनरशिप नहीं आती। मेरी होने वाली जो बीवी है वो ये पूछती है कि भाई तेरे पास घर है या फिर नहीं, और मैं निकाल करके मोबाइल फोन में दिखाता हूं कि घर से कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न देने वाली चीज मेरे पास में है। तो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने घर सेंस ऑफ ओनरशिप के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? अच्छा, इसका जवाब तो आपने सही कहा, यहाँ आरोप मेरे पे ठीक है, बट मेरी बात को थोड़ा आधा अधूरा बता दिया गया है इंटरनेट पे, तो आज कोशिश करेंगे कि मैं पूरी बात करूं इस पे। देखिए, घर एक बहुत इमोशनल डिसीजन है। लाइफ में कुछ डिसीजंस फाइनेंशियल होते हैं और कुछ डिसीजन मनी डिसीजंस होते हैं। फाइनेंशियल डिसीजन वो होते हैं जो एक्सेल शीट पे लिए जाते हैं,
मैं कितना पैसा डाल रहा हूँ, मुझे कितना पैसा मिल रहा है, जिसे हम ROI कहते हैं। पर जो घर होता है वो ROI नहीं होता, वो ROE होता है, रिटर्न ऑन इमोशंस। तो वो रिटर्न ऑन इमोशंस की कोई कीमत नहीं है मेरे पास। हाँ, मेरे पास एक लॉजिक है। मैं आपको इसके लिए एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरे, और ये रियल स्टोरी है। मेरे एक फ्रेंड है, उनके यंगर ब्रदर की शादी हुई। शादी हुई, दोनों परिवार बहुत अच्छे परिवार हैं, ठीक ठाक वेल्थ है दोनों के पास, बच्चे दोनों अच्छा कमा रहे थे, दोनों मिला के करीबन 1.5-2 लाख रुपए महीना कमा रहे थे। तो डिसाइड किया गया कि घर लेंगे ये दोनों, क्योंकि इनको रहना नोएडा रहते हैं। अब ये तय हुआ कि 3 बेडरूम हॉल किचन लिया जाएगा। डाउन पेमेंट जो थी वो दोनों परिवारों ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया, पेरेंट्स ने, कि चलो ये हमारी तरफ से शादी का गिफ्ट है आपको, ठीक है, आप अच्छे से घर में रहिए। अब जी उन्होंने कर दिया, बाकी आप लोन ले लीजिए, आप तो कमाने वाले दोनों बच्चे हैं। तो उन्होंने दोनों ने लोन ले लिया। अब सर उनकी लाइफ का इशू देखिए, मेरे साथ आए थे डिनर करने, शादी पे मैं जा नहीं पाया तो मैंने उनको इन्वाइट किया, आइए घर पे बैठते हैं, डिनर करते हैं। तो वो भी देख रहे थे रील। तो अचानक से जो लड़की हैं तो वो बोली, भैया आपने बिल्कुल सही कहा था कि घर नहीं लेना चाहिए। मतलब आप कह रही हैं, लड़का कहता तो फिर भी बात समझ आती। बोलती भैया अब ये इशू ये हो गया है कि जो हमारी कमाई का अधिकांश पार्ट है वो EMI, मेंटेनेंस 3 बेडरूम हॉल किचन है, बड़ा घर है, तो मेंटेनेंस, मेड और इलेक्ट्रिसिटी बिल में चला जाता है। करेक्ट। उनकी इनकम का आप बिलीव नहीं करेंगे सर, 60 से 70% इस पे जा रहा है। अच्छा। 60 to 70% इसमें जा रहा है। EMI अकेली 50% है। अच्छा। बचा हुआ 20% में आपका देखिए, जो बड़ा घर होगा उसका मेंटेनेंस भी ज्यादा होगा, मेड भी ज्यादा पैसे लेगी उस चीज के, करेक्ट, फिक्स्ड कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की ज्यादा होगी उसमें। तो मैंने उनसे पूछा कि चलो ठीक है आपको घर लेना था, आपने 3 बेडरूम किस बात के लिए लिया? आप तो यंग कपल हो, ठीक है, अभी 3 बेडरूम क्या वहां पे कबड्डी खेलोगे? तो बोलते कि हमने जो है ये सोचा कि कभी दोनों के पेरेंट्स आ गए तो, मतलब हस्बैंड के भी पेरेंट्स आ गए, वाइफ के भी पेरेंट्स आ गए, मतलब तुम दोनों बाहर सो जाते यार, 4-5 दिन के लिए तो आएंगे, तो मतलब 365 दिन में से कोई आइटम, कोई चीज 5 दिन होने वाली है, उसके लिए आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर लिया। तो गलती कहां होती है? गलती होती है जब आप इक्वेशन बेस्ड परचेज नहीं करते। मैं आपको कहता हूं आप घर लीजिए, बिल्कुल लीजिए, ठीक, पर थोड़ा सा इक्वेशन बना लीजिए। पहली इक्वेशन ये बनाइए कि कोशिश करिए कि आपका घर ऑफिस से करीब हो। ओके, को आधे घंटे के रेडियस में। मैं ऐसे कितने लोगों को जानता हूं जो G2G करते हैं। G2G मतलब गाजियाबाद टू गुड़गांव। मतलब आदमी आधा पागल वैसे ही हो जाए। ठीक बात है कि गाजियाबाद से गुड़गांव गए 2 घंटे, फिर वापस 2 घंटे, क्या जीवन जी रहे हो आप? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी है, और टाइम, हमारे यहाँ टाइम की कोई वैल्यू ही नहीं करता। वही 4 घंटे आप अपनी वाइफ को देते, बच्चों को देते, आप अपने को देते, तो अलग लाइफ होती है जी। तो कोशिश करिए सबसे पहले आपका घर पास हो ऑफिस के, अगर आप ले रहे हो तो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, मैं EMI की बात नहीं कर रहा हूं, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप विच मींस EMI, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, मेड, ये 4 चीजें आपकी इनकम के 40-50% के आसपास होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, तो अगर आपने इसको 40% पे मेंटेन कर लिया तो आपके पास अब 60% बचता है। ठीक है, आप 30% का घर का खर्चा कर सकते हो, राशन, घूमना फिरना, ये वो, और 25-30% से निवेश कर सकते हो। इक्वेशन बिल्कुल परफेक्ट बैठ जाती है। पर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 70-80% तक पुश कर लूं, तो आप जीवन नहीं जी पाओगे, आप उस घर में खुश नहीं रह पाओगे। दूसरी बात यह है, आपका ओनरशिप नहीं है। ओनरशिप उस दिन होगा जिस दिन आपने बैंक का पूरा पैसा चुका दिया होगा, और वो होते होते 20 साल लग जाएंगे, 25 साल भी लग जाएंगे। और आप मजेदार बात देखिए, जब आप 25 साल का लोन लेते हैं तो पहले 25 साल के पहले 17 सालों में ब्याज ज्यादा जाता है, रीपेमेंट कम जाता है। 17 साल आप ब्याज ज्यादा दे रहे हो और रीपेमेंट कम कर रहे हो, उसके बाद बचे हुए 8 साल में रीपेमेंट ज्यादा जल्दी होता है। तो माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि घर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इक्वेशन के हिसाब से लीजिए। और अगर आज आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो कोई, द अर्थ इज नॉट शैटरिंग, ठीक है। हमारा समाज है ना, लायबिलिटीज को सेलिब्रेट करता है और इन्वेस्टमेंट्स को जो है वो डिग्रेड कर देता है। हमारे यहाँ कोई गाड़ी ले आएगा, ताली, ओ हो मजा आ गया, उसने EMI बांध लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। घर ले लिया जी, मजा आ गया, ओ शर्मा जी के लड़के ने घर ले लिया, बढ़िया मजा आ गया एकदम, बेचारा 80,000 की EMI दे रहा है, वो कोई नहीं देख रहा, सेलिब्रेट हो रहा है। और वही बच्चे के पास अगर वही बच्चा अगर 80,000 की SIP करेगा ना, सब 10 लोग आ जाएंगे, पागल है, कल मार्केट गिर गई तो, स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये वो है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तू पैसे कैसे बनाएगा, तू ऐसे ही दे देगा पैसे। तो हमारे यहाँ लायबिलिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट्स को डिग्रेड किया जाता है। जानते हैं, मैं संजय जी को दोबारा आपके लिए इस पॉडकास्ट में क्यों लेकर के आया, क्योंकि संजय जी एक ऐसा क्रेडिबल नाम है, और मैं टेस्टिमनी दूंगा। टेस्टिमनी इसलिए दूंगा क्योंकि संजय जी के एक एक शब्द कभी भी हवाई नहीं होते, फेक नहीं होते, वेग नहीं होते। आपके लिए देसी भाषा में समझा रहा हूं। और अगर
जो एलीट क्लास सुन रहा है और देख रहा है मेरे इस पॉडकास्ट को, उनके लिए ये कि संजय जी जो बोलते हैं वो सब्सटैंशियल बोलते हैं। उन्होंने एक बात अभी कही है कि हमारे यहाँ लायबिलिटीज को सेलिब्रेट किया जाता है और इन्वेस्टमेंट को डिग्रेड किया जाता है। और इसी पर एक सेइंग है, मैंने इनफैक्ट सोशल मीडिया पर ही बहुत ज़्यादा फेमस है कि 100 स्क्वायर फीट में तो मैं रहता हूँ और बाकी घर में मेरा गुरूर रहता है, अहंकार रहता है। तो याद रखिएगा कि अपने गुरूर को जगह न दें, अपने आप को और अपनी खुशियों को जगह दें, क्योंकि आप होते होते SIP की तरफ चले गए हैं। और संजय जी को आज की तारीख में SIP का ब्रांड एम्बेसडर हिंदुस्तान वाले मानते हैं। हालांकि बहुत लोगों को आपने बहुत इंस्पायर किया है, बहुत मोटिवेट किया है। इनफैक्ट पूरी सोसाइटी की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से मैं आपको शुक्रिया कहना चाहूँगा इस बात के लिए। आप ये कहते हैं कि डिप में सिप करो, मैं सिप करके अपना ड्रिंक ले रहा था, तो मैंने ये सोचा कि आपसे ये पूछूं कितने डिप में कितना सिप करूं और सिप को कितना सिप करके मैं करूं। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच सर। मैं ना इसको वेल्थ पिरामिड कहता हूं। अच्छा, वेल्थ पिरामिड कहते हैं। आपको एक SIP करनी है जो आपकी हमेशा चलेगी। जैसे कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, वैसे प्राण जाए पर ये SIP जाती रहे, मतलब जानी है, इसमें कोई दुराहा नहीं। जैसे देखिए, लोग EMI क्यों देते हैं? डर के मारे देते हैं, सिविल खराब हो जाएगा। SIP क्यों छोड़ देते? कोई डर ही नहीं है, क्योंकि अगर आपकी SIP का चेक बाउंस हो गया तो कोई बैंक नहीं आ रहा, कोई आपका सिविल नहीं खराब हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक। तो इसलिए लोग जो है SIP बीच में छोड़ देते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते। ठीक है, और वो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं अपना, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो पहली जो आपकी लेयर है वेल्थ बिल्डिंग की, वो होनी चाहिए कि मैंने एक अमाउंट तय करा हुआ है अलग अलग गोल्स के लिए, और उसके लिए SIP जा रही है। ओके, अगर एक महीना मेरे पास कम पैसे आ रहे हैं तो मैं एक डिनर बाहर कम कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, ओला उबर की जगह मेट्रो में चला जाऊंगा, ठीक है। और स्विगी जोमेटो जो हर दूसरे तीसरे दिन आता है उसको मैं हफ्ते में एक बार कर दूंगा। ये जो Amazon और मिंत्रा से पैकेट्स आ रहे हैं उनको कम कर दूंगा, पर मेरी SIP जरूर जाएगी। और यही जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन कर पाता है ना, वही लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाता है। अच्छा, जो डिलेड ग्रेटिफिकेशन नहीं करेगा वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा। बहुत क्लियर है ये। अच्छा, ठीक है, तो आपने पहली लेयर बना ली जिसमें आप SIP कर रहे हो। अब क्या होता है कि आपकी लाइफ में आप बेटर होते हैं, आपकी इनकम बढ़ती है, इनकम के साथ आपने थोड़ा एक्सपेंसेस भी बढ़ा लिए, पर फिर भी आपके पास पैसा बच रहा है, तो आप एक कैपिटल क्रिएट करिए जिसे हम अपॉर्चुनिटी कैपिटल कहते हैं। अच्छा, अब अपॉर्चुनिटी कैपिटल के साथ आपने क्या किया? आपने बोला कि यार अब मैं ना, जब मार्केट हल्की हल्की गिरेगी तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालता रहूंगा। मार्केट 1% गिर गई, मैं कहता हूँ निफ्टी 50 और कुछ नहीं, निफ्टी 50 1% गिर गया, मैंने 1000 रुपए डाल दिए। ठीक है, निफ्टी 50 2% गिर गया, मैंने 2000 रुपए डाल दिए। निफ्टी 50 3% गिर गया, आज जी मार्केट तहलका मच गया, मैंने 3000 रुपए डाल दिए। आप ये करेंगे ना तो जो आपको नॉर्मल रिटर्न्स मिलते हैं उससे आपको 1 से 2% सालाना ज्यादा रिटर्न्स बन जाएंगे। अच्छा, ये रूल है, ये हमने पूरी रिसर्च करी हुई इसके ऊपर। अच्छा, जब भी आप सिप ऑन डिप करते हैं तो आपको साल का ओवर 10 to 15 ईयर्स करीबन 1 से 2% एक्स्ट्रा रिटर्न बन जाता है। अच्छा, विच इज वेरी गुड ना, आपको तो फ्री का रिटर्न है, सिर्फ एक डिसिप्लिन रखा आपने कि भाई जब मार्केट गिर गई हमने पैसा डाल दिया। ये आपकी लेयर 2 होती है जो आप वेल्थ की क्रिएट करते हैं। ठीक है। थर्ड लेयर होती है जब मार्केट मैसिव कैश डाउन होती है, 10% गिर गई, 15% गिर गई, 20% गिर गई, कोविड-19 टाइप, कोविड हो गया, 33% गिर गई, 2008 का क्रैश हो गया, 63% गिर गई, तब आप उठा के 5 लाख जो आपकी उस टाइम क्षमता है उठा के पटक दीजिए। इस टाइम पे लोग नहीं कर पाते, मैं जानता हूं। एप्पल के आईफोन पे 50% की सेल लग जाए तो यहां हाहाकार मच जाएगा, हाहाकार, मार देंगे लोग एक दूसरे को। पर एप्पल के शेयर पे 50% का डिस्काउंट लग जाए तो लोग बोलेंगे कंपनी बर्बाद हो गई। अभी एप्पल आईफोन 17 प्रो लॉन्च हुआ सर, उस दिन मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब मैं सोच के हैरान हो जाता हूं कि हम इतना प्रयत्न करते हैं फिर भी लोगों का माइंडसेट इतना इजीली चेंज नहीं होता। मेरे को एक मैसेज आता है मेरे यूजर का कि सर आईफोन 17 लॉन्च होते ही एप्पल का शेयर 5% गिर गया। सर ये एप्पल है ना नोकिया बन जाएगा, ये एप्पल है ना ब्लैकबेरी बन जाएगा। $3 ट्रिलियन की कंपनी में 5% कम हुआ है, ठीक है, वो भी एक दिन हुआ है। उससे पीछे 2 दिन में वो 5% बढ़ा था और उसके आगे 2 दिन में 5% फिर से बढ़ गया। यानी वो दिन मौका था, कोई समझदार आदमी उस दिन खरीद लेता, उसके तो 2 दिन में 5% का रिटर्न बन जाता। ट्रू। और एप्पल खत्म हो जाएगी, ओवरनाइट खत्म हो जाएगी। इतने तो बेवकूफ नहीं है। यहाँ ऑरेंज कलर का फोन मिल रहा नहीं है लोगों को, लोग लाइन लगा के फोन खरीद रहे हैं, EMI पे फोन खरीद रहे हैं, और आप कह रहे हो कंपनी बर्बाद। मतलब ये जो इनसेंसिबिलिटी है ना लोगों में कि थोड़ा भी मार्केट गिरी या कोई चीज करेक्ट हुई तो खत्म हो जाएगा सब। मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, आईफोन 1 जब आया था वो 20,000 रुपए का था INR, 2009 की बात कर रहा हूं। आज दुनिया का सबसे बड़ा शेयर है एनविडिया,
ठीक है जी। अगर वही 20,000 रुपए उस दिन आपने एनवीडिया में डाल दिए होते, एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं वेल्थ कैसे कंपाउंड होती है, तो आज वो आईफोन तो 20,000 का जीरो हो गया। आप कोई अनुमान लगा सकते हैं वो 20,000 का शेयर कितने का हो गया होगा आज? ऐसे ही मतलब कितना अनुमान लगा देंगे आप? क्या लगता है आपको शेयर कितने का हो गया होगा? शायद 10 लाख 10 लाख हो गया होगा। लोग बोलेंगे 20 लाख हो गया होगा। द आंसर इज 1.3 करोड़। मैंने 20,000 लगाया 2019 में, सॉरी 2009 में 20,000 रुपए लगाया, एक आईफोन की जगह मैंने एनवीडिया का शेयर खरीद लिया था और मैं भूल गया। आज वो 1 करोड़ 20 लाख का, दैट इज 600 टाइम्स। यही छोटी छोटी चीजें जब आप करते हो ना। लेकिन जानते हैं संजय जी, आप सौरव गांगुली जैसी बात करते हैं और आप स्टॉक मार्केट में या फिर बिजनेस में, इन्वेस्टमेंट में, वेल्थ क्रिएशन में आपकी टाइमिंग सौरव गांगुली जैसी है। सौरव गांगुली के लिए एक बात कही जाती थी कि ही इज द बेस्ट टाइमर ऑफ द बॉल, यानी उन्हें यह पता है कि किस बॉल पर किस तरह का शॉट लेना है। मुझे नहीं पता, आम आदमी को नहीं पता। एग्जाम्पल के तौर पे, चूंकि अभी कोविड-19 की हम लोगों ने बात की, कोविड-19 के दौर में हमने क्या देखा कि उसके बाद सबसे ज्यादा अच्छा रिटर्न किसने दिया? मिड कैप फंड्स ने दिया। ठीक है, अब सवाल अच्छा ये है कि मैं अच्छे मिड कैप फंड सही वक्त पर उसे आइडेंटिफाई कैसे करूं, यानी मैं उसका टाइमिंग के हिसाब से मैं हिट कैसे करूं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, मैं आपको एक आम निवेशक को बोलता हूं, एक आम निवेशक जिंदगी में मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। ये मैं आपको ब्लैंकेट स्टेटमेंट 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे साइन करके दे देता हूं। ओके, ब्लैंक पेपर पे। कोई मेरे को आके बोलते मैं मार्केट को टाइम कर सकता हूं, वॉरेन बफेट कहते हैं मैं नहीं टाइम कर सकता, हम क्या बीमारी हैं? देखिए, आप बात समझिए, टाइम इन द मार्केट विल बी टाइमिंग द मार्केट। आप कितना समय मार्केट में निकालते हैं वो मार्केट में आप कब अंदर बाहर होते हैं उसको बीट करता है। मैं इसका उदाहरण देता हूं आपको। एक रिसर्च की गई, अगर आपने 20 साल निफ्टी 50 में पैसा डाला होता तो आपका रिटर्न, जिसे हम कहते हैं IRR कहते हैं, वो होता 15% साल का। ठीक है, बहुत अच्छा रिटर्न है जी। 20 साल में कितने दिन होते हैं सर? 20 साल में होते हैं 7,500 दिन। ठीक, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, 7,500 दिन। अब इसमें से अगर आपका पैसा 20 दिन, हाँ, 20 साल में 20 दिन मार्केट में नहीं था, ओके, जो टॉप परफॉर्मिंग 20 डेज थे, ठीक है, उन 20 दिन में नहीं था आपका पैसा मार्केट में, आपने हो सकता है निकाल दिया, कुछ कर दिया, तो आपका 15% का रिटर्न गिर के 9% हो जाएगा। ओह, तो दैट मींस कंसिस्टेंसी इज द की। जो चार्ली मंगर थे, वॉरेन बफेट के पार्टनर, वो कहते थे द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज डोंट डिस्टर्ब इट। अच्छा, उसको डिस्टर्ब मत करो। मार्केट गिरती है चलते रहने दो, मार्केट उठती है चलते रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बन जाएंगे। अच्छा, सो आप कभी भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो। आप मिड कैप के नेचर को समझो। मिड कैप इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, बट मिड कैप हैज अ पोटेंशियल टू गिव यू बेटर रिटर्न्स। तो आप क्या करिए, आप मिड कैप तब खरीदिए जब आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5-7 साल से ज्यादा का हो। ओके, तो आपको पता है जी मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, पर 5-7 साल की अवधि में एक अच्छा रिटर्न देगा हमारे को, क्योंकि जो आज कंपनी मिड कैप है वो लार्ज कैप बन जाएंगी। ठीक है, ठीक है जी। तो आपने 5-7 साल की अवधि में डाल दिया। हाँ, अब इस दिन पे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, मेरे पास 70 फंड्स है मिड कैप में, 70 म्यूचुअल फंड हाउसेस के 70 फंड्स हैं, ठीक, मेरे नहीं पल्ले पड़ रहा जी मैं कौन सा पैसे डालूं, आप मिड कैप के इंडेक्स में डाल दो। जो मिड कैप का इंडेक्स है निफ्टी मिड कैप 150, आप उसमें डाल के छोड़ दो। ओके, आप दूसरों से अच्छा परफॉर्म कर जाओगे जो रोज ये देखते रहते हैं कि कौन से फंड में पैसा डालूं, आज इससे निकालता हूं उसमें डाल देता हूं, उससे निकालता हूं इसमें डाल देता हूं, वो पैसा नहीं बना पाएंगे। पर आप 7 साल के लिए शांति से बैठ के मिड कैप 150 में डाल दीजिए, आप ज्यादा अच्छा रिटर्न कमाएंगे। इसका भी एक उदाहरण देता हूं। एक बार वॉरेन बफेट की 2008 में बेट लगी, किसके साथ लगी मैं उसका नाम भूल रहा हूं, बहुत फेमस फंड मैनेजर थे, और इन दोनों की बेट लगी कि फंड मैनेजर ने बोला अपन दोनों पैसे डालते हैं, मैं एक्टिवली मैनेज करूंगा फंड को, मैं खुद देखूंगा। वो हेज फंड चलाते थे, बहुत बड़ा, अच्छा, नामी व्यक्ति थे, और बोले मैं अपना फंड एक्टिवली मैनेज करूंगा। वॉरेन बफेट बोले मैं पैसा S&P 500 में डाल के भूल जाऊंगा, चलो देखते हैं 10 साल बाद क्या होगा। तो 10 साल बाद जीतेगा, उसको वो जो हारने वाला व्यक्ति है वो जीतने वाले को $1 मिलियन देगा। $1 मिलियन की बेट लगी दोनों के बीच में। वॉरेन बफेट ने उठाया पैसा, S&P 500 में पटक दिया, भूल गए। ये भाई ने अपनी टीम वीम बनाई, रिसर्च करी, कभी खरीद रहा है, कभी बेच रहा है, कभी खरीद रहा है, कभी बेच रहा है। अब ये 10 साल बाद मिले, वो जैसे 3 इडियट्स में मिले थे ना, 10 साल बाद ऊपर मिलूंगा मैं तुमसे 5 सितंबर को, तो ये मिले 10 साल बाद। जो ये फंड मैनेजर था जिसने सब सर्कस किया, उसका रिटर्न बना
27%, 10 सालों में। ओके। सालाना नहीं, 10 सालों में। वॉरेन बफेट का रिटर्न था 86% 10 सालों में। वाह। और उसने 1 रुपए का काम नहीं किया, पैसिव इंडेक्स फंड में डाल दिया था। सर ये दुनिया का नियम है। 90 से 95% फंड मैनेजर्स लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पाएंगे। अच्छा। तो अगर आप लंबे समय तक इंडेक्स में भी रह गए ना, तो आप बहुत सारे फंड मैनेजर से बेटर करके निकल जाओगे। ये इंटेलिजेंस का गेम नहीं है, ये पेशेंस का गेम है। इन्वेस्टमेंट इज नॉट एन इंटेलिजेंस का गेम, इट इज प्योरली अ पेशेंस का गेम। और दैट्स व्हाई अगेन वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक मार्केट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर वेल्थ फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। लेकिन इसके लिए एक सबसे बड़ी बात यह होती है कि मैं एंटर करूं तो सही। हम क्या होते हैं ना, बड़े जज्बाती से लोग होते हैं हमारे हिंदुस्तानी, बड़े भोले वाले से लोग, और हमेशा ही इमोशनल होकर के डिसीजंस लेते हैं। और होता क्या है भाई, दिवाली आ गई अब शुरू कर लेंगे, अक्षय तृतीया आ गई अब शुरू कर लेंगे, नवरात्र आ गए अब शुरू कर लेंगे, रमजान का महीना आ गया अब हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर लेंगे जी। लेकिन आप ये कहते हैं कि द बेस्ट टाइम ऑफ इन्वेस्टिंग इज व्हेन यू डोंट फील लाइक इन्वेस्टिंग। बिल्कुल। यानी जब मुझे लगता ही नहीं है कि हाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, और जब बिल्कुल मैं मूड में ही नहीं हूं कि इन्वेस्ट करना चाहिए। ये क्या है, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे आप? सर वो चाइनीज प्रोवर्ब है कि द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 years बैक एंड द सेकंड बेस्ट टाइम इज नाउ। ओके। तो इन्वेस्टमेंट में भी यही आता है कि बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट वाज मेनी years बैक। क्योंकि मैं आज आपको हिस्टोरिकल रिटर्न्स बता रहा हूं ना, कि आपने एनवीडिया में डाला होता तो 20,000 रुपए 1 करोड़ 20 लाख बन चुके होते। अगर आपने वो 20,000 रुपए इसमें भी डाल दिया होता, नैस्डैक 100 में भी जो इंडेक्स था, तो भी वो आज 25 गुना हो चुका होता। मैं यही सब बता सकता हूं आपको। तो तब पैसा डालना चाहिए था आपने। अब मैं वो समय तो वापस ला नहीं सकता, इतनी तो ऊपर वाले ने ताकत नहीं दी हमें। ठीक है, पास्ट को हम वापस नहीं ला सकते, तो आज तो करो, आज तो स्टार्ट करो। देखिए आपको समझना, जब तक मैनकाइंड रहेगी कैपिटलिज्म रहेगा, जब तक कैपिटलिज्म रहेंगी ग्रेट कंपनीज बनेंगी, जब तक ग्रेट कंपनीज बनेंगी वो रिटर्न्स देंगी आपको। और धीरे धीरे जब मार्केट में कंपनीज आइडेंटिफाई होती हैं, वो इंडेक्स का पार्ट बनती हैं, वो पोर्टफोलियोज का पार्ट बनती है और आपको रिटर्न्स देती हैं। अच्छा, कैपिटलिज्म में क्या होता है ना कि इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सपेंशन दोनों ही होता है जी। अच्छा, इस एक्सपेंशन में क्या होता है कि आपके पास में अपॉर्चुनिटीज भी आती रहती हैं। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि भाई हमारे पुरखों के सामने अपॉर्चुनिटीज क्या थी, आरडी, एफडी, इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज थी, गोल्ड और या फिजिकल गोल्ड। लेकिन क्या हुआ कि आप जैसे कुछ बहुत अच्छे मेंटोर आए जिन्होंने मार्केट को ये बताया, लोगों को ये बताया कि नहीं आप एसआईपी में जाएं, जब बहुत अच्छा एक कॉर्पस इकट्ठा हो जाए फिर आप एसडब्ल्यूपी भी कर सकते हैं। लेकिन आप जैसे मेंटोर ने कुछ और बड़ी अच्छी बातें बताई कि अपना एक्सपोजर क्यों नहीं आप इंटरनेशनल मार्केट में भी लेकर के जाते हैं। अब एक्सपोजर जब इंटरनेशनल मार्केट की बात होती है ना, तो चंद लोगों के जहन में आता है कि चलो क्रिप्टो करेंसी, दैट इज ओके, क्रिप्टो करेंसी ही इंटरनेशनल एक्सपोजर है। जबकि सच ये है कि क्रिप्टो करेंसी तक का लिमिटेशन ही इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है जी। इस एक्सपोजर के लिए मेरी प्लानिंग, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको पोर्टफोलियो का, जिनके पोर्टफोलियो बड़े हैं, मैंने ऐसे बड़े हैं, समझिए आप मिनिमम 50-60 हजार रुपए की एसआईपी करते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत इंटरनेशनल एक्सपोजर रखना। अगर आप एसआईपी 10-20 हजार की कर रहे हैं तो थोड़ा इंटरनेशनल एक्सपोजर रखना मुश्किल होगा। ठीक है, मुश्किल वैसे तो फिर भी आसानी होता है, ऐसा कोई मुश्किल नहीं है, बट आप निफ्टी 50 ये सब में ही करेंगे तो बेटर है। बट अगर आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो रहा है तो आपको कॉन्सेंट्रेशन रिस्क आ जाता है। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क यानी आपने एक ही जगह पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो वो फियर रहता है आपको। अच्छा, ठीक है, मतलब जो व्यक्ति 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है वर्सेस जो आदमी 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करता है, उनके माइंडसेट बहुत डिफरेंट होते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए ऑप्टिमाइज कर रहा था, मेरे रिटर्न्स अच्छे हो जाए, 2 करोड़ वाला बोलता है मेरा प्रिजर्व हो जाए पहले। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक साइज का है तो आपको ग्लोबली डालना चाहिए पैसा। उसका कारण बताता हूं। 1990 में जापान में इतनी तेजी थी कि हर साल इंडेक्स करीबन 1.5-2 गुना हो जाता था। ओके, और जम के मार्केट्स ऊपर हो रही थी, अच्छा, और फिर आया द ग्रेट क्रैश ऑफ जापान 1990। 1990 में जो प्राइस था निकाय का, जो उनका इंडेक्स है, आज 35 साल बाद घूम के वही प्राइस है। अच्छा, 80% मार्केट गिरी थी, 80%। गॉड, यस, मतलब 100 का 20 रह गया था, इतनी मार्केट गिर गई थी। ठीक है, अब इस समय पे अगर आपका सारा कॉन्सेंट्रेशन जापान में होता और सिर्फ इक्विटी में होता तो मारे जाते, बहुत बुरी तरह मारे जाते। हिम्मत ही नहीं होती आदमी की कुछ करने की, क्योंकि आप जब पैसा डाल रहे हो गिर रहा है, जब पैसा डाल रहे हो वो गिर रहा है। और ये हो सकता है कहीं भी हो सकता है, हम भगवान थोड़ी, कहीं भी हो सकता है।
भारत में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, प्रोबेबिलिटी कम है पर होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कोई वॉर हो गई, कोई ऐसा सिनेरियो हो गया, तो आपके पास तब विकल्प क्या है? अगर इसी टाइम पे आपने पोर्टफोलियो में उस टाइम पे किसी जापानीज इन्वेस्टर ने इंडिया में पैसा डाला होता, अमेरिका में पैसा डाला होता, तो आज उतना पोर्शन ऑफ द पोर्टफोलियो 10 गुना हो चुका होता, 15 गुना हो चुका होता, तो चाहे कुछ रिटर्न बन चुके होते। अगर उसी समय उस आदमी ने कोई एफडी बुक कर ली होती जिसमें उसको ब्याज मिल रहा है, तो थोड़ा पैसा प्रिजर्व हो जाता, सिक्योर हो जाता। इसीलिए आपको हाई कॉन्सेंट्रेशन रिस्क एज ए रिटेल इन्वेस्टर कभी भी नहीं लेना चाहिए। आज आपके पास भारत में बहुत विकल्प है जिसके माध्यम से आप इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ईटीएफ के माध्यम से कर सकते हैं। अच्छा, मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100, आप सीधा पैसा डाल रहे हैं, आपका पैसा डाल रहा है नैस्डैक 100 यूएस की टॉप 100 आईटी कंपनीज में, ठीक है। S&P 500 का ईटीएफ है, एक ईटीएफ है जिसका नाम है महाक टेक, विच इज मिराई एसेट हांगकांग टेक इंडेक्स। अब इस इंडेक्स ने सर, आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 2 महीने के अंदर अंदर, मतलब आज अकेले दिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो एक दिन में 15% ऊपर है, एक दिन में। अच्छा, पिछले 2 महीने के अंदर अंदर इसने करीबन 60% के रिटर्न्स दिए। क्या मैं जानता था ये होने वाला? मैं भगवान नहीं हूं, पर मैंने डाइवर्सिफाई किया हुआ था, तो मेरे को पिछले 1 साल में निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिया, पर मेरे पोर्टफोलियो में गोल्ड भी था, गोल्ड भाग गया, मेरे पोर्टफोलियो में सिल्वर भी था, सिल्वर भाग गया, मेरे पोर्टफोलियो में चाइना भी था, चाइना भाग गया, मेरे पोर्टफोलियो में अमेरिका था, अमेरिका भाग गया। भारत अभी अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है। 4-5 साल बाद होगा कि ये नीचे हो रहे होंगे, ये भाई ऊपर भाग रहा होगा, फिर थोड़े टाइम बाद ये भाई रुक जाएगा, ये भाई ऊपर भागेगा। तो मेरा पोर्टफोलियो एट ऑल टाइम्स कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे रहा होगा, और कोई भी पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर एसेट क्लास में मैसिव ड्रॉप पे मैं मरूंगा नहीं, मेरे पास एक सपोर्टिंग हैंड होगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करके रखेंगे, एसेट एलोकेशन इस तरीके का रखेंगे, तो फिर मेरे लिए आगे रिस्क कम होगा। हाँ, अब क्या होता है ना कि मुझे अगर स्टॉक में करना है, या फिर अगर वाया म्यूचुअल फंड कुछ करना है, और एसआईपी भी म्यूचुअल फंड ही ऑब्वियस है, तो एक फंडामेंटल रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें आप इंफॉर्मेशन निकालते हैं, मार्केट वॉच निकालते हैं, कॉर्पोरेट एक्शन निकालते हैं, एजीएम्स कब हो रही हैं, एजीएम्स में क्या किस तरीके के फैसले किए गए हैं, स्प्लिट्स क्या हैं, बोनसेस क्या हैं, मर्जर्स क्या हैं, इस तरह की बातें आप सजेस्ट करते हैं कि आपको पूरी स्टडी कर लेनी चाहिए। आपने पिछले पॉडकास्ट में मुझे कहा भी था कि अगर आपकी स्टडी नहीं है तो क्रिप्टो में जाने की जरूरत नहीं है, फिर आपके लिए क्रिप्टो जुआ है। अब इंटरनेशनल मार्केट में अगर मुझे फंडामेंटल रिसर्च करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, फंडामेंटल रिसर्च आपको तब करनी चाहिए जब आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे बेट कर रहे हो। ओके, मैं फॉर एग्जांपल, उदाहरण है, नो रिकमेंडेशन, मैं रिलायंस का कोई शेयर खरीदना चाहता हूँ, रिलायंस खरीदना चाहता हूँ, ठीक है, तो ग्रेट कंपनी, मुझे पता है बड़ी कंपनी है, देश की नंबर 1 कंपनी है, पर फिर भी आगे वो क्या करेगी उसको समझने के लिए मुझे डीप रिसर्च चाहिए कि नए बिजनेस प्लान्स क्या है, आज तक जो उसने किया उसका फायदा उसको मिला हुआ है। 20 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, पर क्या ये 20 लाख करोड़ की कंपनी कल 50 लाख करोड़ की बन सकती है? मुझे नहीं पता। तो मुझे उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी कि ये नया क्या कर रहे हैं, उससे अर्निंग्स कितनी बढ़ेंगी, उधार कितना कम होगा, ये सब चीजें समझनी पड़ेंगी। अच्छा, अब ये हर बंदे की बस की बात नहीं है, अच्छों के बस की बात नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूं आपको कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, आप चुपचाप म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बैठा मैनेजर ये काम आपके बिहाफ पे कर रहा है। ठीक है, उसको आता है, उसको भाता है, उसको समझता है बाजार क्या चाहता है। जब उसको तीनों चीजें पता है तो हम क्यों कहते हैं ना, हम क्यों चौधरी बने, हमें क्या जरूरत है सब करने। लेकिन आप जैसों ने यंगस्टर्स को एक चौधराहट दे दी है, और उस चौधराहट का नाम है फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये उस चौधराहट का एक और नॉमेनक्लेचर है, वो ये कि रिटायरमेंट फायर, है ना। और आप लोगों ने इस चौधराहट में क्या लोगों को ख्वाब दिखा दिए हैं कि भाई 30 साल में, 35 साल में अगर चाहो, अगर स्ट्रेटेजी आपकी ठीक रहती है तो आप रिटायर भी हो सकते हैं। आप यहाँ तक भी कहते हैं कि भाई नौकरी में सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट में सिक्योरिटी है, अगर आप लंबे वक्त तक टिके रह सकते हैं। आपकी नज़र में, अगर मैं, चलिए एक क्लासीफाई कर लेते हैं, अगर मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ, या फिर टियर 1, फिर टियर 2 और टियर 3, बस इतने क्लासिफिकेशन में कर रहा हूं, तो आपकी नज़र में वो रिटायरमेंट का अमाउंट क्या है जिसमें मैं अपनी लग्जरी भी को भी कन्फ्रंट करूंगा, और लग्जरी के साथ साथ जितने भी फाइनेंशियल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी उन सभी को ना सिर्फ मैं होल्ड करूंगा, बल्कि होल्ड करने के साथ साथ अपनी लायबिलिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ठीक वक्त पे सही तरीके से मैं उसकी जिम्मेदारी उठा लूंगा। बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं। अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं, बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, इन तरह के शहरों में रहते हैं, आपका परिवार है, 2 बच्चे हैं,
और आप बिल्कुल ही ये सोच रहे हैं कि अब मैंने रिटायरमेंट ले ली, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गया, अब मैं अपनी कमर इतनी भी नहीं हिलाऊंगा कि मतलब मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा, मुझे कोई काम नहीं करना, मेरी अगली कोई इनकम नहीं होने वाली। तो मुझे लगता है आपके पास करीबन करीबन, अगर मैं मतलब वो नंबर के एंगल से बोले बड़ा सुंदर नंबर लगता है, वो $1 मिलियन है। ठीक है, मैं कह रहा हूं 2 बच्चे, परिवार पूरा, और अब आपकी कोई कमाई नहीं होने वाली एक्टिवली, तो आपको $1 मिलियन चाहिए रिटायर होने के लिए, मतलब गिव और टेक 9 करोड़ रुपए चाहिए। क्योंकि 9 करोड़ रुपए में आप अपना जो है बच्चों की पढ़ाई भी करवा लोगे, बच्चों की शादियां भी करवा लोगे, उनको इंटरनेशनल कहीं 1-1 करोड़ की डिग्री करवानी चाहते हो, किसी को मेडिकल में जाना है वो भी करवा लोगे, और उसके अलावा आप जो है अपने रोजमर्रा के खर्चे भी निकाल लोगे। ये हो गया बड़े शहर का। अगर आप टियर 2 में देखते हो तो ये सारे खर्चे आधे हो जाते हैं। अच्छा, एकदम लगभग 4 करोड़ के आसपास। तो आप देख लीजिए 4 से 5 करोड़ रुपए एक कंफर्टेबल नंबर होगा। और टियर 3 में मेरे को लगता है आधे तो नहीं होंगे, उसका 75% हो जाएगा। तो यानी कि 3 करोड़ रुपए के आसपास आपके पास होना चाहिए। इन केस अगर आपके पास खुद का घर है तो उतना आप माइनस कर सकते हो कि भाई मेरे को उतना रेंट नहीं देना है, तो उसके हिसाब से आप इक्वेशन को एडजस्ट कर सकते हो। इसके अलावा बस एक चीज और रखें, अपनी इंश्योरेंसेज आपके पास होनी चाहिए। अच्छा, अब इंश्योरेंस की जब बात आती है ना, आजकल SIP में लोगों को इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रही हैं कि जो ट्रेडिशनल वे ऑफ इन्वेस्टमेंट होता था, या फिर भाई इंश्योरेंस आप क्यों करवाते हैं, इसलिए ताकि आपके रिटर्न बन जाए और प्लस आपके पास में कवर भी रहे। मेरे एक दोस्त हैं, मेरे एक पड़ोसी हैं शर्मा जी, उन्होंने कहा, मैं उनके सवाल ले करके आया हूँ आपके लिए। मैंने 70,000 के सालाना प्रीमियम में के साथ में एक लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, 2038 में मैच्योर होगा, क्या मुझे कंटिन्यू करना चाहिए या सिप में डाल दूं? कवर है सिर्फ 15 लाख रुपए। देखिए, मैंने इस मामले में लेके बड़ा दुखी होता हूँ। एक बार मैं एक बहुत अच्छी दुकान है यहाँ कनॉट प्लेस में, शायद आप नाम पहचान लेंगे जब मैं बताऊंगा, तो मैं नाम बोलूंगा नहीं उसका। और वो ना वहाँ कुल्फी मिलती है बहुत अच्छी और वहाँ उनका एक बैनर लगा हुआ है कि कुल्फी आइसक्रीम नहीं होती, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है, कुल्फी कुल्फी होती है। इसी बात पे मैं कहना चाहूंगा कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, इंश्योरेंस इंश्योरेंस होती है, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट होती है। अच्छा, अब भारत देश में आज भी मैं क्लाइंट से मिलकर आया तो नेचुरल क्वेश्चन क्या आता है कि सर आप एक प्रीमियम देंगे एंड इट विल कवर यू फॉर 30 ईयर्स। तो व्यक्ति पूछता अगर मैं 30 साल बाद जिंदा बच गया तो मैं बोलता हूँ मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने इंश्योरेंस मरने के लिए नहीं खरीदी थी, आप मर जाओ इसलिए इंश्योरेंस खरीदी। मतलब इफ समथिंग सॉरी टू से बैड हैपेंस टू यू, तो आपने इंश्योरेंस खरीदी थी ताकि आपके परिवार को परेशानी ना हो। ठीक है, पर आपने इंश्योरेंस ये सोच के नहीं खरीदे कि हे भगवान मैं मर जाऊं, अच्छा हो तो मेरे पैसे में, ऐसे नहीं है। तो यू शुड सेलिब्रेट। अब लोग क्या चाहते हैं कि जिस दिन मेरी इंश्योरेंस का टर्म खत्म हो और मैं जिंदा बच जाऊं तो मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे भाई कैसे मिलेंगे? इंश्योरेंस कंपनी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो इंश्योरेंस कंपनी आप ही से लेने वाली है, तो वो आपसे ज्यादा प्रीमियम लेगी। प्रीमियम में करीबन 3 से 4 गुने का फर्क पड़ जाता है। अगर आप 1 करोड़ की इंश्योरेंस 25-30 साल के लिए लेते हैं और आप यंग हैं, अभी 25-30 साल के हैं, तो हो सकता है आपको 12 से लेके 15,000 रुपए पर ईयर में बनेगा। यही चीज आप बोलो मेरे को मनी बैक चाहिए, मतलब जिन्हें अगर मैं बच जाऊं तो मेरे को पैसे वापस चाहिए, तो शायद वो 40-50 हजार हो जाएगी। आप वो 30,000 की SIP करो ना, आप वो 30,000 की SIP कर दो। अगर आप बच गए तो 30,000 की SIP 30 साल में आपको कितना दे देगी आप सोच ही नहीं सकते। ये तो आपको सिर्फ उतना ही पैसा वापस देगा ना जितना आपने डाला था। ठीक बात है। और अगर आप नहीं बचे तो इंश्योरेंस तो मिलेगा ही, SIP का रिटर्न भी मिल जाएगा। तो आप ये समझो कि ये जो सौदा है ना, जहां आप सोचते हो कि मेरे को इंश्योरेंस से भी रिटर्न चाहिए, ये इस दुनिया का सबसे बेकार सौदा है। तो इसके बदले मेरे ख्याल से टर्म इंश्योरेंस करा लो। प्योर टर्म इंश्योरेंस है ना। हाँ, जिंदा रह के सेलिब्रेट करेंगे, पैसे वापस नहीं मिलेंगे, बहुत अच्छी बात है। और जो डिफरेंस आ रहा है प्रीमियम में, उतने पैसे का सिर्फ निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट कर दो कि भाई आपने दोनों पूछ लिया अपने इंश्योरेंस एडवाइजर से, एक प्रीमियम आ रहा है 15,000, एक प्रीमियम आ रहा है 40,000, तो 25,000 का गैप है। अब 15,000 का प्रीमियम, तो 25,000 की SIP करो। आप जिंदा बच गए तो ये 25,000 की SIP का रिटर्न भी मिल जाएगा और ये 15,000 रुपए डब्बा हो जाएंगे। अगर आप भगवान के कैसा ना करे, बट अगर आप नहीं बचे तो इस 25,000 का रिटर्न भी मिलेगा उतने दिन तक का, क्योंकि आप तो डाल रहे थे, और ये 15,000 के अगेंस्ट आपको जो प्रीमियम जो कवर मिलना था वो मिल जाएगा। आपको तो डबल फायदा है। तो प्लीज नेवर एवर टेक अ ब्लेंडेड प्रोडक्ट, मतलब वो कुल्फी कुल्फी होती है, आइसक्रीम आइसक्रीम होती है, भाई दोनों अलग खाओ। अच्छा, इन सब के बीच में चूंकि भगवान सबसे बड़ा है और हम सभी के लिए भगवान सबसे बड़ा है, चूंकि बहुत बड़ी बड़ी सी बातें हुई हैं, चिल्लर रिटर्न, किलर प्रॉफिट और कितनी चीजें। मैं टेक और माइंडसेट जोन की तरफ जाऊं उससे पहले आपके ऊपर आरोप यह है,
देश के एक बहुत बड़े उद्योगपति की नकल करने की आप कोशिश करते हैं और आप जो है भगवान से ऐसे, एक बार बताइए ना, ऐसे 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 यूं करके कि बाकी स्ट्रेटजी बाद में बनाना और इस तरीके से भगवान से मांगना। यू आर सच अ क्यूट गाय, मैं आपको क्या बताऊं यार, जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर हैं और आप देश के बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, हम इज्जत करते हैं उनकी, हालांकि मैं भी बहुत करता हूं, और हम सभी के लिए बाबा आइडियल भी हैं और कईयों के लिए वो आइडियल हैं क्योंकि एक कल्चर भी अपना रखते हैं, लेकिन भगवान के पास जाके हमेशा भगवान के दर पर यूं कर रहे होते हैं और ठीक वैसे ही कुर्ता पहन करके उसी तरीके से, हालांकि वो बात अलग है कि पीछे एक वर्चुअल बैकग्राउंड लगा करके संजय जी भगवान से यूं कर रहे होते हैं। जब इतना कुछ है आपके पास में, यहाँ इतना कुछ चल रहा होता है, तो ये करने की जरूरत, मैं टेक्जोन की तरफ जाने वाला हूं, इसीलिए उससे पहले मैं भगवान को याद करना चाहता हूँ। ये क्या था? ये आई थिंक मेरी टीम ने मुझे मरवाया है। मेरी सारी टीम ने मुझे मैसेज किया कि सर आप इस पे कुछ कीजिए, एंड इट वाज जस्ट फॉर फन एंड नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम और गॉड आइदर। हम ऑब्वियसली उनको भी बहुत मानते हैं, उन्होंने भी देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है। आज 5 लाख लोगों का घर चलता है उनकी वजह से। देश में सालाना बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ जीएसटी, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस जी। और बस वो थोड़ा सा जो कहते हैं मस्ती कर रहे थे, शायद हमारी भी भगवान ऐसे ही, शायद यही तरीका था सुनने, शायद ये बेस्ट तरीका है भगवान से कनेक्ट करने का, क्योंकि देखिए उनके पास सबसे बड़ा आउटकम आया हुआ है वेल्थ का। तो अगर कोई चीज हम इनपुट की उनसे कॉपी कर सके, पर मजाक की बात अलग है, आपको इनपुट ये कॉपी करना चाहिए वो सोचते कैसे हैं, वो कितना एफर्ट डालते हैं। आज भी 18-18 घंटे काम करते हैं, नए नए प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचते हैं। उनका टैगलाइन है ग्रोथ इज लाइफ, मतलब बार बार वो इतना बड़े होने के बाद भी ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हैं। यहाँ हम कहीं किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो जाए तो अपने आपको भगवान मानने लग जाता है, वो दिन का 100 करोड़ रुपए कमा रहे होते हैं तो भी वो ग्रोथ के बारे में सोच रहे होते हैं। तो आई थिंक वी शुड टेक ऑल दैट फ्रॉम हिम टू लर्न, अगर हमारे को एक उद्योगपति बनना है, किसी को व्यापारी बनना है। बाकी जो थे वो तो थोड़ा मस्ती था, टाइम पास था। ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा, क्या होता है ना कि प्रॉपर आपने रिसर्च की होगी, एग्जॉस्टिव रिसर्च के अलावा आपने ट्रेडिशनल वे भी और टेक्निकल वे से काम करके आपने ये पूरा खेल, पूरा गेम समझा होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है ना कि एक काम करो, एक कोई भी स्टॉक उठाओ, स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में और थोड़ा सा उसके 52 वीक्स हाइज या 52 वीक्स लोस को उठा करके चैट जीपीटी में डाल दो, वो आपको एक कैंडल स्टिक बना करके दे देगा। उस हिसाब से ही आप जा करके इन्वेस्ट कर लें। ये कितनी खतरनाक प्रवृत्ति है, ये कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि शुरू में हम लोगों ने एआई की बात की है, लेकिन आजकल ये करने की कोशिश बहुत की जा रही है। देखिए, ट्रेडिंग आप ऐसे सीख ही नहीं सकते। ट्रेडिंग का रूल 1 होता है कि आप एक स्ट्रैटेजी बनाएं। रूल 2 होता है उस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें। देखिए, कोई भी स्ट्रैटेजी जो होती है वो आपको 100% टाइम्स रिटर्न नहीं देती। कभी कोई भी नहीं दे सकती। और जो कहता है कि मेरी स्ट्रैटेजी 100% टाइम्स रिटर्न दे रही है, वो झूठा है, मक्कार है। आप उसकी बात बिल्कुल मत सुनिए। ये थंबनेल के लिए लोग लगाते हैं कि 100% रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी। कोई स्ट्रैटेजी रिस्क फ्री नहीं होती। हर स्ट्रैटेजी का अपना रिस्क होता है, रिवॉर्ड होता है और प्रोबेबिलिटी होती है। ये गेम प्रोबेबिलिटी की है, ये व्यापार की तरह है। जब आप व्यापार चालू करते हो तो ये गारंटी नहीं होती आप पैसा बनाने वाले हो। अच्छा। आप एक बेट ले रहे होते, पर आप सोची समझी बेट लेते हो। ठीक है जी, इस मोहल्ले में आलू सस्ते मिलते हैं, इस मोहल्ले में आलू महंगे बिकते हैं, मैं यहां से आलू उठाऊंगा, यहां बेचूंगा, मुझे थोड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। अब आलू सड़ भी सकते हैं, अचानक से ये मल्ले का भाव भी बढ़ सकता है, अचानक से ये मल्ले का भाव कम भी हो सकता है, अचानक से इस मोहल्ले में डिमांड खत्म हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। तो आपने तो अच्छे मन से चालू किया था कि आप यहाँ पे आलू खरीदोगे, यहाँ बेचोगे, थोड़ा पैसा बना लोगे, ट्रेडिंग करोगे। तो आपको फिर अपने रिस्क रखने पड़ते हैं। ठीक है जी, मैं 10 किलो से ज्यादा आलू नहीं ट्रेड करूंगा, यू नो, और अगर आलू का दाम 2 रुपए गिर गया तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। तो आप रिस्क, अपने रिस्क पॉइंट्स रखते हो। इसी तरह आपको ट्रेडिंग में करना पड़ता है। आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कीजिए, चाहे आप चैट जीपीटी से बनाइए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, आप वो चैट जीपीटी की स्ट्रैटेजी को पकड़िए और उसको बैक टेस्ट करिए कि पिछले 3 साल में अगर मैं ये स्ट्रैटेजी लगाता और 1 लाख रुपए अगर मैंने लगाए होते तो आज उस 1 लाख रुपए की क्या स्थिति होती है। ये आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सारे बैक टेस्टिंग टूल्स आते हैं। अच्छा। आप आराम से बैक टेस्ट कर सकते हो कि भाई मैंने 3 साल पहले 1 लाख रुपए लगाया था यही स्ट्रैटेजी में, और इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने खरीदा, इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा। आज 3 साल बाद मेरे 1 लाख रुपए का क्या हुआ? क्या वो 2 लाख हो गए? क्या वो 3 लाख हो गए? क्या वो आधा 50,000 रह गए? अगर तो बेकार है, 50,000 रह गए, तो फिर आप मत करो वो स्ट्रैटेजी, फिर कोई और स्ट्रैटेजी ढूंढो। दूसरा है, बैक टेस्ट भी करना बहुत आसान होता है जब आप खेलना चालू करते हो। हम इसे कहते हैं व्हेन द रबर हिट्स द रोड। जैसे अपन गाड़ी का रबर जब रोड को हिट करता है तो फ्रिक्शन होती है, तब पता चलता है, तब इमोशंस आते हैं, तब वो पोजीशन अगर आपके अगेंस्ट जा रही होती है तो आप रुक जाते हो, फिर बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हो। तो क्या आप में वो इमोशनल कंट्रोल है कि आप ट्रेडर बन सकते हो?
वो बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट स्ट्रैटेजी, इट्स अबाउट साइकोलॉजी। पॉल टूडर जोन्स, जो दुनिया के वन ऑफ द टॉप ट्रेडर्स रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी स्ट्रैटेजी को वॉल स्ट्रीट जर्नल के फ्रंट पेज पे छाप दूंगा, फिर भी लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो डिसिप्लिन चाहिए, जो इमोशनल कंट्रोल चाहिए, वो सबके पास नहीं। अगर तभी आप कहते हैं कि वो डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल अगर नहीं है, आप एक बात और भी कहते हैं ना कि ऑटोमेशन और इमोशन। यस। और साथ ही शायद इसमें जब लोग गलती करते हैं तभी वॉरेन बुफे बनने आते हैं और खाने का बुफे बन करके चले जाते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, है ना? राइट, एब्सोल्युटली। मैं इससे पहले कि दिवाली वाले सेक्शन की तरफ बढ़ूं, अब बेहद जरूरी है कि आसान शब्दों में हर एक असेट क्लास को आपके जरिए समझ लिया जाए। मैं वहीं से शुरू करता हूं जिसकी पहचान आपने बनाई है पूरे हिंदुस्तान में, SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। फिर से 3 अलग अलग क्लासिफिकेशन। अगर मेरी तनख्वाह 50,000 है तो 1 लाख और 1 लाख के ऊपर, तो मेरी स्ट्रेटेजी SIP को लेकर के क्या होनी चाहिए? सैलरी का कितना पार्ट SIP में जाना चाहिए, क्यों? 50,000 के अगर आपके आसपास तनख्वाह है तो मिनिमम 20% आपको इन्वेस्ट करना है महीने का। SIP एसेट क्लास नहीं होती, SIP तरीका होता है। आप SIP गोल्ड में भी कर सकते हो, आप SIP FD में भी कर सकते हो, आप SIP स्टॉक्स में भी कर सकते हो, आप SIP म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो। ठीक है। जनरली जो आजकल टर्म SIP यूज होता है वो ज्यादा म्यूचुअल फंड के लिए यूज होता है। तो अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है तो 20% आपका इन्वेस्ट होना ही चाहिए। जब आप 50,000 से ऊपर हो जाते हैं तो आपका 25% पर मंथ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। ओके। और अगर आप 1 लाख से ऊपर चले जाते हैं तो आपका 30% का पर मंथ इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्योंकि आप याद रखिए कि पहले ये 30% आप टैक्स देते थे, अब सीतारमन जी ने आपके टैक्स माफ कर दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसके साथ सिर्फ उड़ाना चालू कर दो। ये अब आपको 30% का लीवे मिला, आप इसको इन्वेस्ट करो। अच्छा। हाँ, आप थोड़ा सा कंज्यूम भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी लाइफ को भी जियो, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूँ, पर ये 30,000 रुपए साइड कर दो, अपनी इनकम को 70,000 मानो। देखिए, जो लाइफ का फंडा बड़ा सिंपल है, इनकम माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। जो इस इक्वेशन पे चलेगा वो जिंदगी में कभी पैसे नहीं बना पाएगा। जो इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एक्सपेंस पे चलेगा वो जिंदगी में हमेशा वेल्थ क्रिएट करेगा। तो पहले अपनी इन्वेस्टमेंट को साइड रखो, पहले अपने आप को पे कर दो, और अगर आपके पास इमोशनल कंट्रोल नहीं है तो बैंक सिस्टम्स को ऑटोमेट कर दो, अपने आप पैसा उस अकाउंट पे चला जाएगा, अपने आप उसकी SIP हो जाएगी, आपकी नजरों के सामने रहेगा ही नहीं। मेरे पास बहुत क्लाइंट आते हैं, बोले सर ये पैसा आया है, इसको जरा ठिकाने लगा दो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई कल्ला पैसा, मतलब आया, इसको हटा दो भाई मेरी नजरों से, कहीं डाल दो, कोई म्यूचुअल फंड में डाल दो, कहीं गोल्ड में डाल दो, कहीं भी डाल दो, मेरे सामने ना खर्च हो जाएगा। तो आप उसको सामने आने ही मत दो, पैसे को ओके दूर कर दो, अपनी नजरों से दूर कर दो, और ऐप को डिलीट कर दो। ठीक है। रोज ऐसे खोल खोल के देखने की जरूरत नहीं मेरे म्यूचुअल फंड की वैल्यू क्या हो गई। ठीक है, साल में एक बार रिव्यू करो, देखो क्या चल रहा है, अपनी तनख्वाह बढ़ी है। फॉर एग्जाम्पल आज आपकी तनख्वाह 1 लाख थी, भगवान की कृपा से अगले साल 1,20,000 हो गई, 20,000 रुपए बढ़े, 10,000 रुपए SIP कर दो, 5,000 SIP कर दो, बढ़ा दो, फिर से बढ़े, फिर से बढ़ा दो। बोनस आया है उसमें से डाल दो, अगर बोनस आया है तो उसके 3 पार्ट कर दो, 1/3 पार्ट से लोन रिपेमेंट कर दो, 1/3 पार्ट से लमसम कर दो, 1/3 पार्ट से एंजॉय कर लो। मैं इंडिया में एक प्रॉब्लम है, ऑल और नथिंग, या तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा या मैं सब कुछ करूंगा। ऐसे नहीं होता, पार्ट में करो ना, पोर्शंस में करो। जैसे आपका मैं बोनस आता है, मैं सब लोग को एक ही बात बोलता हूं, तुम्हारे पे लोन चल रहा है क्या? आधे बोनस से लोन वापस कर दो, चलो ठीक है, या 1/3 लोन से लोन वापस कर दो, 1/3 एंजॉय करो, मजे करो, जाओ घूमो फिरो, जो करना है करो, और 1/3 SIP कर दो, खत्म हो गया। तुमने सारे काम कर लिए, बोझ भी कम कर लिया, एंजॉय भी कर लिया, इन्वेस्ट भी कर लिया। SIP से SWP तक की जर्नी जो होती है उसी का इंतजार आज की अब लोग करने लगे हैं कि भाई लग्जरी मैं SWP से ले लूंगा, क्योंकि उसके जरिए मेरी एक तरीके से निश्चित इनकम आएगी, यानी मैं उसे सैलरी, हाँ पैसिव इनकम आएगी, और उसे मैं अपनी सैलरी मान लूंगा एक उम्र के बाद में। जी जी। ये जर्नी कितनी लंबी होनी चाहिए आपकी नजर में, यानी SIP वाली जर्नी कितनी लंबी मैं करूं? एक तो है कि किसी ने 25 साल की उम्र में शुरू कर दी, अगर कोई शुरू ही 40 साल की उम्र में कर रहा है तो देखिए, पहले आपको निकालना है कि वो नंबर क्या है। ओके। आप जब गूगल मैप पे जाते हैं तो वो लोकेशन मांगता है आपसे, वो बिना लोकेशन के आपको रूट नहीं दे सकता। आप कोई भी गूगल मैप खोल लो, बिना लोकेशन डाले रूट तो मिलेगा नहीं। हाँ। तो आप पहले लोकेशन तो डालो। लोकेशन कोड भी आपको 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, 3 करोड़ चाहिए, 50 लाख चाहिए, क्या चाहिए, तो आप पहले वो गोल का नंबर सेट करो। ठीक है, मुझे जी 50 लाख रुपए चाहिए, मुझे 10 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूं इस 1 करोड़ में से मैं महीने का 50,000 रुपए निकालूं। ठीक है जी। अब 1 करोड़ का आपका गोल आ गया, आपका डेस्टिनेशन आ गया, फिर वो पूछेगा कि भाई अब आपका करंट लोकेशन क्या है, मतलब आज मैं कितना पैसा पर मंथ डाल सकता हूं। तो वो आप बोलोगे जी मैं महीने का 15,000 डाल सकता हूं। अच्छा। तो अब आप रिवर्स कैलकुलेट वो करके बता देगा कि भाई आप 15,000 डाल सकते हो,
आपको 1 करोड़ तक पहुंचना है, मोटा मोटी 11-12% आपको रिटर्न बनेगा, तो भाई ये काम करने को आपको 12 या 14 साल लगेंगे। ठीक है। अब आप बोलोगे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हम्म तो आपको 2 चीजें करनी है, या तो ये 1 करोड़ को कम कर दो, या ये 20,000 को बढ़ा दो। स्टेप अप। हाँ, या तो हर साल स्टेप अप कर दो या आज से स्टेप अप कर दो। स्टेप अप कितने % होना चाहिए वैसे? देखिए, मैं मानता हूं जितनी आपकी आमदनी बढ़ रही है उतना आपका स्टेप अप होना चाहिए। अगर आपकी आमदनी पिछले साल 40% बढ़ गई तो आप स्टेप अप भी 40% कर लो। अगर आपकी आमदनी 5% बढ़ी तो 5% कर दो। आपकी आमदनी जितनी बढ़ी उतना स्टेप अप मार दो। ठीक है। बस आपको लाइफ में कभी पूछने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन की आगे। जहां SIP है वहां डायरेक्ट इक्विटी में जाना चाहिए या नहीं? मुझे बिल्कुल नहीं जाना, नहीं जाना चाहिए। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। जब तक आप समझे नहीं तब तक नहीं जाना चाहिए। मैं जो आपको ना लाइफ में पहले ये समझना चाहिए, पहले आपको वेल्थ बिल्ड करनी है। हाँ। डोंट टेक स्टेप्स व्हिच विल डिस्ट्रॉय योर वेल्थ। ओके, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में जाओगे, अभिमन्यु का चक्रव्यूह है, अंदर घुस जाओगे, बाहर निकलना नहीं जानते। मैंने आज कल भी मेरी क्लास चल रही थी तो एक व्यक्ति ने बोला सर मेरे पास 30 लाख का एक स्टॉक पोर्टफोलियो है और उतना ही पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में डाला था। स्टॉक मेरे को रोज जगा के रखते हैं और रिटर्न नहीं देते, पर ये म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो मैंने आज तक देखा भी नहीं और मेरे को रिटर्न्स बन रहे हैं। तो पूरी क्लास ने ताली बजाई, क्योंकि सबका यही प्रॉब्लम था। 150 लोगों की क्लास ताली बजा रही है, मतलब वो जूम पे पता चल जाता ना हमारे को, तो खुश है, ताली बजा। मतलब क्या हो गया भाई? बोलते सर हमारी भी यही प्रॉब्लम है। स्टॉक मार्केट से मैंने बहुत कम लोगों को रिटर्न्स निकालते हुए देखा है, बिकॉज ये गेम जो है ना सेक्टोरल रोटेशन का है, सेक्टर की अंडरस्टैंडिंग का है, अंदर जाके बाहर आने का भी है। अच्छा, अब आपने एक स्टॉक लिया, वो आपके खरीदते 50% गिर गया। ठीक है, गिर सकता है, मार्केट है जी। ठीक है, आपने निफ्टी 50 लिया, वो गिरते 50% नहीं गिरेगा, 5 गिरेगा, 7 गिरेगा, 10 गिरेगा। ट्रू जी। तो आप शुरुआत में ऐसा कोई काम मत करो जो वेल्थ को हैम्पर करता है। FNO तो आपको शुरुआत में करना ही नहीं चाहिए। FNO छोटे कैपिटल का गेम ही नहीं है। ठीक है, मैं 10 लाख रुपए नहीं है, मत आना इस बिजनेस में। 10 लाख रुपए वो जो आप जीरो करके जा सको। कहते ना कसिनो में जाओ तो भाई इतना तो लेके जाओगे, जीरो करके निकलो। तो जो 10 लाख जीरो कर सके और उसको बिल्कुल गम ना हो, वो FNO सीखे, पहले करे नहीं, सीखे फिर करे, सीखे पेपर ट्रेड करे फिर करे। जिसके पास 10 लाख गवाने को, वो फिर जिंदगी में कभी 10 लाख नहीं गवाएगा, ये मैं गारंटी दे देता हूं। अब मैं 2 चीजों की बात बहुत कैटेगोरिकली करने जा रहा हूं, और वैसे भी जब भगवान को याद करने की बात आती है ना, तो फिर दिवाली से पहले, दिवाली के बाद आप क्या करें। दिवाली की जब बात आती है तो बात धनतेरस की भी है, धनतेरस की है तो खजाने की है, खजाने की है तो लक्ष्मी जी की है, लक्ष्मी जी की है तो फिर तिजोरी की है, तिजोरी की है तो सोना, चांदी, प्लॉट और फ्लैट। इन 4 चीजों की बात अब हम करेंगे, और उसके बाद हमेशा की तरह एक रैपिड फायर राउंड। लेकिन इसमें मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस पर तो इल्जाम पे इल्जाम आपके ऊपर आने वाले हैं। हालांकि आप ये कहते हैं कि गोल्ड ETF में चले जाओ बजाय इसके कि फिजिकल गोल्ड खरीदने के। उस तरफ मैं जाऊं उससे पहले आप ये बताएं, शुरुआत मेरे ख्याल से 2025 की कितना 75-80 हज़ार रुपए, 75,000 रुपए के आसपास सोना, अब 1.25 लाख तक पहुंचने के लिए बेकरार। क्या ये 1.5 भी चला जाएगा, 2 भी चला जाएगा? सोना चांदी दोनों के बारे में बताइए। एक बात मैंने ये भी सुनी है कि दुनिया में जितना गोल्ड रिजर्व था उससे कहीं ज्यादा सोना और चांदी मैन्युफैक्चर भी हुए हैं, यूज भी हुए हैं, इतनी माइनिंग हुई नहीं है, और माइनिंग करने पर अगर आते भी हैं तो वो रिजर्व भी कम पड़ जाएगा। क्या डिमांड एंड सप्लाई की कमी है? डिमांड सप्लाई की जहां पर कमी आती है वहां पर कीमत क्या चली जाए, मुझे आपको पता ही नहीं होता। देखिए, सोना जो है ना, गोल्ड गद्दा है। गोल्ड एक ऐसा चीज है, कुशन। अच्छा। जब आप गिरते हो तो जैसे गद्दा आपको प्रोटेक्ट करता है ना, तो आपके पोर्टफोलियो का गद्दा होता है गोल्ड। तो जिन्होंने बिना सोचे समझे गोल्ड में SIP करी है, वो तो आज मजे कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा। हमारे घर के गृहणियां जो हैं, जिन्होंने चुरा चुरा के गोल्ड लिया था, पति की जेब से उठा के पैसे निकाल लिए और थोड़ा सा गोल्ड लेके, आज वो मजे कर रही हैं। हमें ताने पड़ते हैं, मेरी मम्मी से ताने पड़ते, बोलते मेरा गोल्ड ने ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, तेरा क्या म्यूचुअल फंड ने कर लिया। तो गोल्ड ने सडनली बहुत अच्छा रिटर्न दिया, और उसका एक कारण है। कारण ये है कि गोल्ड जो है रिजर्व करेंसी है दुनिया की, और ग्लोबल अभी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि लोग चाहते हैं कि दे वांट टू मूव आउट ऑफ US डॉलर। अच्छा। तो वो विकल्प देख रहे हैं, और US अपने आप को प्रोटेक्ट करेगा। तो इस टाइम पे जो चाइना का इस टाइम पे जो गोल्ड का सबसे बड़ा बायर है वो है चाइना। वो महीने का 21 टन गोल्ड खरीद रहा है। अच्छा। और जब रिजर्व बैंक गोल्ड खरीदता है ना, वो हमारी गृहणियों के लिए तरह नहीं खरीदता कि वो 4 दुकान में पूछ के आएगा कहाँ सबसे सस्ता मिल रहा है। वो खरीद रहा है। उनको भाव से कोई पड़ी नहीं है, उनको रिजर्व चाहिए वहां पे। और जब वो खरीदेंगे, और पूरे साल की जो माइनिंग है गोल्ड की वो 3,000 टन है, तो आप सोचिए उसमें से 8 से 9% जो है वो तो सिर्फ चाइना लेके जा रहा है।
अकेला। दूसरी बात, भारत भी जमा कर रहा है, बाकी रिजर्व बैंक्स भी जमा कर रहे हैं, तो ग्लोबली डिमांड बहुत बढ़ रही है। तीसरा, पहले क्या था, पहले ईटीएफ्स इतने नहीं थे गोल्ड के, अब ईटीएफ बहुत आ गए गोल्ड के। मजेदार बात बताता हूं, दुनिया में नंबर 1 रिजर्व है गवर्नमेंट के हिसाब से यूएस के पास, ठीक है। नंबर 2 है जर्मनी के पास, नंबर 3 कोई देश नहीं है, नंबर 3 ईटीएफ है। मतलब अगर आप ईटीएफ्स की टोटल गोल्ड होल्डिंग देख लें और अगर उसको एक देश मान लें तो वो तीसरे नंबर पे आता है, फिर चाइना आता है। अच्छा, तो आप समझिए कि आज इतना बड़ा रिजर्व ईटीएफ्स में क्रिएट होकर, ईटीएफ में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, छोटे निवेशक पैसा डाल रहे हैं, बड़े निवेशक पैसा डाल रहे हैं, तो गोल्ड की रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, दूसरी चीज, भारत में गोल्ड एक और कारण से बढ़ता है क्योंकि डॉलर जो है वो मजबूत होता रहता है। अभी कुछ समय पहले तक डॉलर 85 था, आज डॉलर 89 हो चुका है। तो जो ये 4 रुपए का इजाफा हुआ है डॉलर में, उसने भी भारत के गोल्ड के प्राइस को पुश किया है। ओके, तो ये रीजन है कि गोल्ड का प्राइस बढ़ते जा रहा है। क्या मुझे गोल्ड के प्राइस सॉफ्ट होते हुए दिख रहे हैं फ्यूचर में? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के प्राइसेस सॉफ्ट होंगे। यानी करेक्शंस, मेजर करेक्शंस नहीं है। मेजर करेक्शन मुश्किल नहीं है, छोटे मोटे 5-7%। अच्छा, गोल्ड में आपने स्टडी किया होगा, मेजर करेक्शंस आए कब हैं? तो मेजर करेक्शंस तब आए हैं जब ऑल टाइम हाइज बने, ठीक है। और पर उसमें भी जब भी करेक्शन आता है तो वो प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन होता है, मतलब क्रैश नहीं होता। चांदी क्रैश कर जाती है, अच्छा, सीधा एक 3 महीने के अंदर वो 60% डाउन, 70% डाउन। गोल्ड ऐसे नहीं होता। अच्छा, गोल्ड अगर 30-40% नीचे भी होगा तो 2-3 साल की अवधि में होता है। तो वो आपको हर समय मौका देता है खरीदने का। ओके, देखिए, जो नीचे खरीदता है ना वो ऊपर मजे करता है। तो अगर वो नीचे भी जा रहा है तो भी आप खरीद रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि गोल्ड की रिजर्व वैल्यू तो हमेशा रहेगी, गोल्ड जीरो नहीं होगा। अच्छा, तो आप जब भी अगर नीचे भी जाए तो भी खरीदिए, ऊपर भी जाए तो भी खरीदिए। मेरे हिसाब से जैसे हम अक्षय तृतीया होता है या फिर धनतेरस होता है, ये अपने आप में एक बहुत प्यारी गोल्ड की एसआईपी है। हर परिवार ने गोल्ड की एसआईपी करी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जितने सालों से कर रहे हैं। कोशिश करते हैं जितने रुपए का गोल्ड खरीद सके। जैसे जैसे कंपनी, एक फैमिली की आमदनी का लेवल बढ़ता है, वो गोल्ड उस हिसाब से ज्यादा खरीदता रहता है। तो आज अगर मैं देखूं कि मेरे 40 साल में मेरे पिताजी ने जितना गोल्ड खरीदा उसको जोड़ लूं और उसकी आज की वैल्यू निकालूं, बहुत अच्छी वैल्यू निकल आएगी। हो सकता है 1 किलो भी सोना निकल आए। आप अमीर हो हमारे इस मामले में। आज तक हमने पूछा नहीं उनसे, इस दिन पूछ लेता हूं। तो एंड ऑफ द डे आपको ये समझना है कि गोल्ड जो है ना वो आपका एक, जिसे कहते हैं ना, वो सदाबहार एसेट है। अच्छा, जैसे देवानंद जी को एवरग्रीन एक्टर कहा जाता था। तो जैसे हमने क्लासिफाई किया था कि अगर मेरी तनख्वाह 50,000, 1 लाख या उससे ज्यादा है तो गोल्ड इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए? गोल्ड इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का 10 से 20% होना, 10 से 20%। चाहे कितना भी आप पैसा डालो, आप 20,000 रुपए डालो, आप 10,000 रुपए डालो, आप 1 लाख रुपए डालो, कुछ भी डालो। अच्छा, एक और बात भी है ना कि हम अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, चलिए एसआईपी तो लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन कुछ चीजें शॉर्ट टर्म गोल्स वाली भी होती हैं। क्या गोल्ड भी शॉर्ट टर्म गोल्स के तौर पे देख सकते हैं या नहीं? जैसे साल की शुरुआत में अगर 75,000 रुपए पे लगाए होते तो आज ऑब्वियस है कि लगभग 1.25 लाख के आसपास अगर पहुंच रहे हैं तो अच्छा मुनाफा कमा लिया, तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए गोल्ड में, देखिए, या दबा करके रखें बिल्कुल जैसे हमारे मम्मियां दबा करके रखती हैं? मेरा मन, मैं हमेशा ये कहता हूं कि योर एग्जिट प्लान शुड बी डेथ। कोशिश करिए कि आपको किसी भी चीज को लिक्विडेट करने की जरूरत ही ना पड़े। आप हमेशा कमाते रहें, अपनी कमाई को बढ़ा करें। ये देखिए, हमारे दादा क्या कहते थे, मर जाऊंगा सोना नहीं बेचूंगा, मर जाऊंगा मैं प्लॉट नहीं बेचूंगा। मतलब वो लोग एसेट्स को होल्ड करते थे। ठीक है, एक वो भी एक्सट्रीम मैं कहूंगा, बट अगर आपको गरज नहीं है, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, हाँ, अभी जैसे मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने प्लॉट खरीदना था तो उनके पास कुछ चांदी थी, उन्होंने बेच दी। ठीक है, तो उनको पता था कि मैं एक और कुछ चीज खरीद रहा हूं जो मेरे को चाहिए, और उसको एसेट टू एसेट ट्रांसफर कर दिया। ये जो हमारे यहाँ कभी कभी हैबिट क्या हो जाती है, एसेट टू कंजम्पशन पे मत जाइए कि भाई मेरी चांदी का भाव बहुत बढ़ गया, मेरे पास 20 लाख रुपए की चांदी हो गई यार, बेच के ना गाड़ी खरीद लेता हूं। ये मत करिए। आप बोले चांदी बेची, मैंने एक 20 लाख का प्लॉट ले लिया, मैंने 20 लाख की एमएफ ले ली, वो बात फिर भी मुझे समझ आती है कि एसेट टू एसेट मूव किया। ठीक है, नहीं तो कीप योर एग्जिट प्लान एज डेथ, आपको कोई जरूरत नहीं। यानी आप इंडिकेशंस ये दे रहे हैं कि सोने की कीमत 1.5, 1.25 या 2 लाख भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर एक अगला सवाल ये होता है, भाई संजय जी ये कहते हैं कि गोल्ड ईटीएफ में जाओ ताकि अपने मोबाइल फोन में खोल करके जब भी देखो तो फिर सीना आपका बिल्कुल चौड़ा रहे, लेकिन मम्मियां ये कहती हैं, भाभियां ये कहती हैं, बीवियां और बहनें ये कहती हैं कि मुझे चाहिए टेम्पल ज्वेलरी। वो ये कहती हैं कि जो बड़े बड़े आउटलेट्स बड़े बड़े जबरदस्त अच्छी ज्वेलरी बनाती हैं, डिजाइनर ज्वेलरी बनती है, मुझे तो वो चाहिए। तो देखिए, मैं इसको एक ही चीज कहूंगा, फिर उसको आप इन्वेस्टमेंट मत सोचिए। आप अगर जो अच्छी एफ्लुएंट फैमिली से लोग होते हैं वो 2-2 लाख रुपए के बैग भी ले लेते हैं, 50-50 हजार रुपए की बेल्ट भी ले लेते हैं, 20-20 हजार के जूते भी ले लेते हैं। अब वो ये तो नहीं सोचते ना आज मैं 20 हजार का जूता ले रहा हूँ ये 2 लाख का बिक जाएगा। तो फिर अगर आप
इंट्रिकेट ज्वेलरीज लेना चाहते हैं, हाँ, जिसमें कारीगरी ज्यादा होगी, जिसमें बहुत सटीक काम होगा, तो आप ये समझिए कि उसकी मेकिंग और वेस्टेड चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे। तो वो जो चार्जेस हैं वो गोल्ड के वैल्यू में से कम हो अच्छा, एक चीज़ और है संजय जी, जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि अगर आप दिल्ली में जाएं, मेरे अपने एक दोस्त गए थे, उन्होंने ही बताया, उनका ये कहना था कि हम बल्ली मारान में बेचने के लिए गए और जब सोने की कीमत लगभग 1,05,000, अभी हाल की बात है, 1,05,000 थी, तो जब उन्होंने खरीदा तो उसे भी डेप्रिशिएट करके खरीदा। ये भी एक बड़ा नुकसान है अगर आप फिजिकल गोल्ड रखते हैं तो। बिल्कुल, उसमें आपकी वेस्टेज होती है, उसमें कन्वर्जन चार्जेस होते हैं, वो 3 से 5% होते हैं। उसके बाद आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं। पर एक्चुअली क्या हुआ है, जब लोगों ने गोल्ड खरीदे हैं पुराने, उस टाइम पे ना वो नहीं था, हॉलमार्किंग नहीं थी, तो ज्वेलर ने बोल दिया ये 22 कैरेट है, अब वो चेक करते हैं 18 कैरेट है, तो वहां 4 कैरेट का नुकसान हो गया, मतलब 16% प्योरिटी का नुकसान हो गया। अब वो 16% प्योरिटी तो आपके भाव में से ही कम होगी, बेचने वाला, अब खरीदने वाला तो आज के हिसाब से देगा। लोगों को लगता है, फिर वो बोलते हैं यार सोना पड़ा जो है वो उससे इम्प्योर हो गया, मतलब और खराब हो गया। सोना कभी इम्प्योर नहीं होता, अगर आपने 22 कैरेट लिया तो 20 साल बाद भी वो 22 कैरेट ही रहेगा। चांदी नहीं, चांदी काली पड़ जाती है। तो आपका सोने जो है हमेशा आपके इस तरीके के ट्रांजैक्शन जो है वो इनएफिशिएंट होने वाले हैं। तो आप अपने मन को दिलासा दे सकते हो, ठीक है मेरे पास सोने की आइटम पड़ी है, उसकी वैल्यू है, पर अगर आप कहो वो इन्वेस्टमेंट है तो वो गलत नजरिया होगा। अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है और ज्वेलरी भी लेनी है, तो आप ऐसे डिजाइन लीजिए जो बहुत ही कम इंट्रिकेट हो, सिंपल डिजाइन, ठीक है, कड़ा, बैंगल, सिंपल गोल्ड चेन, जिसमें वेस्टेज भी कम हो, जिसमें आपका मेकिंग भी कम हो। तो मम्मियों, मुझसे सवाल मत कीजिएगा अगली बार कि टेम्पल ज्वेलरी आखिरकार क्यों नहीं सजेस्ट किया जा रहा है, डायरेक्टली आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। संजय, बहुत बार कहते हैं ना आप लोग कि संजय बेटा से इस तरह का सवाल करें, जितनी भी बुजुर्ग माएँ हैं आप सीधे सवाल कर सकते हैं, और मेरा वादा ये है पार्ट 3 भी जरूर आएगा। अच्छा संजय जी, एक बात और, सोने को बड़ा नटखट, बड़ा बदमाश कहा जाता है, और सोने के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, ट्रम्प पागल हुए तो सोना ऊपर, पुतिन पागल हुए तो सोना ऊपर, किम जोंग पागल हुए तो सोना ऊपर, चाइना के जो प्रीमियर हैं वो अगर पागल हुए तो सोना ऊपर। इतना नटखट क्यों है सोना? और अगर इतना नटखट है, इतना ही बदमाश है, तो बदमाशियां तो पूरी दुनिया में हो रही हैं और होंगी आगे। तो उसी का तो फायदा मिल रहा है उसको। पिछले अगर आप देखें 9 महीने के अंदर किसी एसेट क्लास ने 45% का रिटर्न दिया है, तो कोई इंडेक्स, कोई मिड कैप, कोई स्मॉल कैप, किसी ने नहीं दिया, सिर्फ इसने दिया। देखिए मैंने बताया ना, सोना सेफ हेवन है, गद्दा है, और गद्दे पे आदमी कब जाता है या सेफ हेवन पे कब जाता है, जब उसको दिखता है कि यार यहाँ मार्केट में ना हलचल मची हुई है। इन्वेस्टर को एक चीज पसंद नहीं है, वो है अनसर्टेनिटी। अगर अनसर्टेनिटी दिख गई उसे, तो उसका पैसा मार्केट से निकलता है। और मैं इनको कहता हूं ऐसे एसेट्स जिनकी अवेलेबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है, सोने की अवेलेबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है, हाँ, बहुत मुश्किल लिमिटेड है। उसके अलावा अगर आप बिटकॉइन देखें तो बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख कॉइन से ज्यादा बनेंगे ही नहीं दुनिया में। True. तो वो भी एक लिमिटेड आइटम है, गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो गई है बहुत सारी जगहों पे। सिल्वर है, सिल्वर भी लिमिटेड है, ठीक है, जितनी सिल्वर आज दुनिया में है उतनी सिल्वर जो है उससे ज्यादा की तो रिक्वायरमेंट है, बिकॉज उसका इंडस्ट्रियल यूज बहुत ज्यादा है। तो ये सारी लिमिटेड आइटम जो होती हैं उसमें मूवमेंट हो जाता है पैसे का। जैसे ही अनसर्टेनिटी दिखती है मार्केट में, लोगों को मार्केट को अनसर्टेनिटी नहीं पसंद है, मार्केट को पसंद है हाँ यार सब बढ़िया चल रहा है, पॉलिसी ठीक है, कोई रोज उठ के ये नहीं बोल रहा कि आज मेरा पाकिस्तान फेवरेट है, आज मेरा इंडिया फेवरेट है, आज मोदी जी से लड़ लिया, आज ये कर लिया, वो सब किसी को पसंद नहीं है। उनको चाहिए सही रखो यार, तो हम पैसा डालते रहेंगे। अच्छा, जब पैसा एक ऐसा शब्द है ना हिंदुस्तान में, मेरे एक दोस्त कहते हैं कि माफ कीजिएगा ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कि पैसे से ही चौड़ आती है, पैसे से ही हम अपने आप में बहुत ज्यादा प्राउड फीलिंग लेकर के आते हैं। और जो अब थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, सेंस ऑफ ओनरशिप, ये ओनरशिप तब आती है जब हमारे पास में जमीन है, जब हमारे पास में फ्लैट है। और मैं आज बिल्कुल स्पेसिफिक और कैटेगोरिक बात करूंगा 2 जगह की। अब प्लॉट में आपको इन्वेस्ट करना है तो पूरे हिंदुस्तान में 2 नाम आते हैं, एक यमुना और दूसरा गुजरात में धुलेरा। क्या है ये मिथक है या वाकई में एक स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट की? देखिए मैं इस पे बहुत ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा यमुना धुलेरा, बिकॉज देयर आर मेनी पॉकेट्स इन द कंट्री जो अच्छा कर सकती हैं। इनमें ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इनकी ग्रोथ को, बट आई स्टिल, मैं कुछ भी बोलूंगा तो आई थिंक इट मे बी कंस्टिट्यूट कि मैं शायद कुछ एडवाइस दे रहा हूँ। मैं सिर्फ 2-3 ग्राउंड रूल्स दे देता हूँ। पहला ग्राउंड रूल है कि आप वो पैसा जमीन में डालिए जो आप 15-20 साल के लिए भूल सकते हैं। अच्छा, हमारे घरों में जब बेटी पैदा होती थी तब माँ बाप एक जमीन लेते थे, प्लॉट लेते थे, और क्यों लेते थे? उसकी शादी के लिए लेते थे।
जी हाँ। यानी गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग। 25 साल बाद बेटी की शादी होने वाली है, तो कहते बेटा आज 10 लाख का प्लॉट ले लो, उससे दो फायदे होते हैं। एक तो ये 10 लाख आप निकाल ही नहीं सकते, तो आप मतलब फंस गए, पैसे फंस गए, ठीक, क्योंकि आम घरों में फिर कहीं ना कहीं 10 लाख रुपए गायब हो जाएंगे। दूसरी चीज आपको पता है 25 साल में प्लॉट की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि शहर उस तरफ आने लग जाता है, ठीक है, रिहायश बचती है। और तीसरी चीज ये हो गई कि जिस दिन एग्जिट लेंगे उस दिन एक अच्छी वैल्यू मिलेगी इसकी, और इससे शादी गहना वहना सब हो जाएगा। या फिर वो कहेंगे कि चलो हर महीने जाके हम 2 ग्राम सोना ले लेंगे, तो जी आपको पता है 25 साल बाद शादी होगी तो तब तक 600 ग्राम सोना इकट्ठा हो जाएगा। तो दीज आर वेज टू इन्वेस्ट मनी। आपने प्लॉट लिया है तो आप उसको 10-15 साल भूलने की क्षमता रखिए। ओके, वो पैसा डालिए जिसकी आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्लॉट है ना ये इलिक्विड है, और ये ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट बिक जाएगा। करेक्ट, अगर ओवरनाइट बिकेगा तो आपके भाव में नहीं बिकेगा, डिस्ट्रेस में बिकेगा। तो उधार लेके प्लॉट मत लीजिए, ठीक है, इतना प्लॉट में डालिए जो आप अपनी जेब से डाल सकते हैं। अच्छा, आपके सामने अब ऑप्शंस भी तो हैं कि आप प्लॉट, फ्लैट, स्टूडियो अपार्टमेंट, कमर्शियल्स, इन सभी में से जा सकते हैं। बिल्कुल। देखिए पहले ना आप समझिए कि रियल एस्टेट एसेट, कोई भी एसेट क्लास होता है ना, उससे एक मालिक को उसकी क्या अपेक्षा है, या तो वो उसको हर महीने कैश फ्लो दे, या उसमें ग्रोथ हो जाए, कि मैंने 10 रुपए का शेयर खरीदा था वो 50 का हो गया, तो 5 गुना हो गया मेरा पैसा। या फिर मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा था, उसमें हर साल मुझे 7-8 रुपए डिविडेंड आ रहा है, और 5 साल बाद वो 100 रुपए का शेयर 120 का हो गया, तो मुझे कैश फ्लो भी मिल गया, मुझे ग्रोथ भी मिल गई। ठीक, रियल एस्टेट एक ऐसा एसेट क्लास है जो आपको दोनों दे सकता है। पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट का इंडिया में कैश फ्लो बहुत कमजोर है, बहुत ही कमजोर है। सेकंड प्रॉब्लम यह है कि रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जो है वो एक अपार्टमेंट टर्म्स में डेप्रिशिएटिंग एसेट हो जाता है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, खराब हो जाती है, नई बिल्डिंग आ जाती है, नई एमिनिटीज आ जाती है। जी, अगर लोकेशन इररिप्लेसेबल है, यानी कि ऐसी लोकेशन फिर से मिल ही नहीं सकती, तो वहां पे अप्रिसिएशन जबरदस्त होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूं, बॉम्बे में नेपियन सी रोड है, वर्ली सी फेस है, वहां अगर 50 साल पुरानी बिल्डिंग भी है तो भी वो अप्रिशिएट करती है, क्योंकि वहां जगह ही नहीं है। अब उसके सामने बिल्डिंग आ ही नहीं सकती, आगे तो समंदर है। तो वो वाले एसेट्स जो होंगे चाहे कितने भी पुराने हो जाए वो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, क्योंकि दे आर इररिप्लेसेबल लोकेशंस। ऐसी लोकेशन फिर से नहीं पैदा हो सकती। पर अगर कोई नॉर्मल अभी ग्रेटर नोएडा बना, तो ग्रेटर नोएडा तो फैलता 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 कितना भी फैल सकता है, उसमें क्या इररिप्लेसेबल है। अगले 100 मीटर बाद फिर से एक प्लॉट आ जाएगा, फिर अगले 100 मीटर बाद एक और स्कीम आ जाएगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा। तो अगर आप रियल एस्टेट लैंड लेते हैं तो उसका कैश फ्लो 0 है, ग्रोथ अच्छी है। ठीक है, रियल एस्टेट अपार्टमेंट लेते हैं, उसका कैश फ्लो लो है, ग्रोथ भी लो है। तो इट इज नॉट अ इन्वेस्टमेंट आइटम, इट इज अ कंजम्पशन आइटम। यानी अगर आप खुद रहना चाहते हैं, हाँ, अगर आप कमर्शियल लेते हैं उसमें कैश फ्लो अच्छा है, 5 से 7% का रेंटल है, और हर 5-10 साल में एक कमर्शियल प्रॉपर्टी डबल जनरली अच्छी लोकेशन पे हो जाती है। और कमर्शियल बनता है तो उसके आजू बाजू इर्द गिर्द रिहाइश बसती है, तो रिहाइश बसती है तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कमर्शियल की बढ़ने लग जाती है। तो मैंने नोटिस किया कि अगर आपको रियली कहीं कैश फ्लो प्लस अप्रिसिएशन चाहिए, अगर आप रियल एस्टेट को इन्वेस्टमेंट की तरह देखते हैं, तो आप कमर्शियल में भी पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कैश फ्लो भी मिलता रहेगा और आपको एक अप्रिसिएशन भी मिलेगी। और चौथा एक और रूट है जिसमें आप मात्र 50,000 रुपए में भी मालिक बन सकते हैं, और उसको कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इससे आप कमर्शियल स्पेस के मालिक बन सकते हैं 50,000 रुपए के, उससे भी छोटे अमाउंट में। कैसे? आज एक बड़ा सा मॉल है, ठीक है, अब मैं उस मॉल में अगर जाऊं दुकान खरीदने तो 1 करोड़ की 2 करोड़ की दुकान हो सकती है, पर मेरे पास तो उतने पैसे हैं नहीं, मेरे पास 50,000 रुपए। तो ये जो मॉल है वो स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाता है, जिसे कहा जाता है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब जो भी इस मॉल का भाड़ा आएगा, तो ये जो लिस्ट हो गया, समझो ये 100 करोड़ का मॉल है, तो इसमें करीबन 10,000 शेयर होल्डर हो गए, किस सबके पास 1-1 लाख रुपए का मॉल का टुकड़ा है। और जितना रेंटल आएगा सबको उनके हिस्से का रेंट मिलता रहेगा, और जैसे जैसे मॉल की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे आपके, और अगर मैं एग्जिट करना चाहूं तो कल के कल बिक जाएगा। अच्छा, स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड है, कल के कल आपने बटन दबाया, आपका पैसा घर आ गया। आपके साथ सबसे बड़ी मुश्किल क्या है ना, हमेशा मैं ये सोचता हूं कि दिल से बात करूंगा, लेकिन अंत आते आते आप दिमाग से सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और जब मेरा दिमाग खुलता है तो आ जाता है मेरा रैपिड फायर राउंड, यानी सवालों का सुपर फास्ट। शुरू करें? बिल्कुल। अगर बचपन से ही पैसा बचाना सीखें तो क्या वॉरेन बफे बनना आसान होता है? निवेश करना सीखे तो वॉरेन बफेट बनना आसान होता है। इन्वेस्टमेंट में जल्दी अमीर बनने का जादू सच में है या फिर सिर्फ मिथक है? प्योरली मिथक है। क्या आप कभी अपने बच्चे को स्टॉक्स में लगाम लगा करके रखेंगे या फुली फ्री छोड़ देंगे? फुली फ्री छोड़ेंगे, सिखाते रहेंगे। एफडी या क्रिप्टो, ज्यादा रोमांचक कौन है? रोमांचक तो क्रिप्टो है। अगर एक दिन में 1 करोड़ कमाने का मौका मिले तो क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे या मस्ती करेंगे?
10-20 लाख से मस्ती करेंगे, बाकी इन्वेस्ट करते हैं। अपने पोर्टफोलियो में कौन सा लेयर हमेशा एंटरटेनमेंट के लिए रिजर्व रखते हैं? इन्वेस्टमेंट नहीं, एंटरटेनमेट बोला है मैंने। 20% ऑफ माई इनकम। इक्विटी और डेट के बीच का बैलेंस बनाए रखना क्लासिकल स्ट्रगल या फिर आसान काम? बहुत ही आसान काम। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इन गोल्स को साथ में मैनेज करना, ये हॉबी, पैसा संभव कैसे है? बहुत आसान है। आप बस जो गोल तय किया है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर लीजिए और उसको छोड़ दीजिए, ऐप डिलीट कर दीजिए। टाइमिंग इन मार्केट वर्सेस टाइमिंग, कौन आपको नींद से ज्यादा जल्दी उठा देगा? इफ यू वांट टू टाइम द मार्केट ऑल द टाइम, नींद से बहुत जल्दी उठ जाओगे आप। मनी और वेल्थ में फर्क बताते हुए सबसे मजेदार एग्जाम्पल क्या है आपके पास? इसमें तो कुछ भी नहीं है। चलिए एक काम करते हैं, अगर ये क्वेश्चन डक हो रहा है तो सिप ऑन डिप हमेशा काम करता है, कभी कभी धोखा भी देता है? हमेशा काम करेगा। रिपीट इट। हमेशा काम करेगा। अगर एआई से नौकरी छिन जाए तो आप बच्चे को स्किल क्या सिखाएंगे अपने? एआई अगेन। करोड़पति बनने के लिए आपका सबसे अजीब लेकिन काम करने वाला नियम कौन सा है? स्टे इन्वेस्टेड, क्रिएट योर फाइनेंशियल एसेट्स, इंप्रूव योर इनकम, इंप्रूव योर एक्टिव इनकम। क्या संजय कथुरिया ने कभी फाइनेंशियल ब्लंडर किया है? बहुत किए। कितने? लाखों रुपए में। सबसे मजेदार एक कौन सा है? दोस्तों को उधार दिया बहुत जम के। आज वो फोन नहीं उठाते, दोस्ती भी टूट गई, पैसे भी वापस नहीं आए। वेल्थ पिरामिड का आखिरी लेयर क्या सच में कभी टूटता है या फिर ये सिर्फ डर है? सिर्फ डर है, कुछ टूटता नहीं है। सिप में जाऊं या डायरेक्ट स्टॉक्स में? डायरेक्ट स्टॉक्स बिल्कुल मत करिए, वो आपका कोर एरिया नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है। फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ईटीएफ? अगर आप निवेश कर रहे हैं तो गोल्ड ईटीएफ। एसआईपी 10 साल या 15 साल या 20 साल? 50 साल, 100 साल, एज मच एज पॉसिबल। एसआईपी ज्यादा बेहतर है एसडब्ल्यूपी? एसडब्ल्यूपी आपको इनकम देती है, एसआईपी आपका पेड़ बनाती है। तो आप पेड़ से फल खाते हैं जब आप एसडब्ल्यूपी कर रहे हैं, और आपका पेड़ बन रहा होता है जब आप एसआईपी कर रहे हैं। नौकरी करूं या छोड़ दूं? अगर आपके पास इनफ बैकअप है, स्किल है और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो करते रहिए, डेवलप करिए। एसआईपी से करोड़ों कमाए तो आप व्यापारी हैं या इन्वेस्टर हैं? इन्वेस्टर। व्यापारी इन्वेस्टर के बीच का फर्क क्या है? व्यापारी अपना खुद का टाइम देता है, इन्वेस्टर पैर पे पैर रख के बैठा होता है। पिछली बार मैंने आपसे सवाल किया था कि आप महाभारत के संजय हैं या कलयुग के संजय? कलयुग में महाभारत के संजय बनने की कोशिश कर रहे हैं। महाभारत के संजय को दूर तक क्या दिखता है? बस दूर तक यही दिखता है कि इन्वेस्ट करते रहो और बहुत जबरदस्त वेल्थ क्रिएट होगी भारत में अगले 22-25 साल। एक इन्वेस्टर के लिए 3 गलतियां क्या हैं जिनसे बचना चाहिए? वॉरेन बफेट कहते हैं द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डोंट लूज मनी एंड द सेकंड रूल इज डोंट फॉरगेट रूल नंबर 1। सिर्फ पैसे ना हारना अपने आप में आपको 99% लोगों से आगे कर देगा। तो कोई ऐसा काम मत करिए जिसपे पैसे खत्म हो जाए। आखिरी सवाल, इन्वेस्टर के लिए 3 डूज और 3 डोंट्स। पहला डू है आप अपने गोल्स बनाइए, सेकंड है अपनी पोर्टफोलियो एलोकेशन करिए और थर्ड है इन्वेस्टेड रहिए। अच्छा एक भूल गया था मैं, जेन जी और मिलेनियल्स इन दोनों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या अलग होनी चाहिए और कैसे? जेन जी थोड़े अगर अच्छे घरों से आते हैं, मतलब अगर उनके पास फाइनेंशियल बैकअप है, दे शुड टेक मोर रिस्क्स, क्योंकि उनके पास एक बैकअप है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है, आपके ऊपर लायबिलिटीज हैं, आपको अपने परिवार का स्तर ऊपर करना है, जिम्मेवारियां हैं, तो स्टे सेफ एंड उससे पहले आप अपने परिवार को ऊपर करिए, फिर आप रिस्क लीजिए। बाकी के समय ये कहता हूं कि अपना फाइनल मैसेज दें, आपसे तो ये कहूंगा कि अपना फाइनेंशियल मैसेज दे दीजिए। तो मेरा फाइनल फाइनेंशियल मैसेज जो है वो एक ही रहेगा, हमेशा वही रहेगा कि एक्टिव इनकम में एक्टिव हो जाइए और पैसिव इनकम में पैसिव हो जाइए। जब आप काम करते हैं तो पूरी लगन शिद्दत से करिए, अपने आप को इंप्रूव करिए, ताकि चाहे आप जॉब कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कंसल्टिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी आपका एक्टिव काम है उसमें आप निपुणता पाइए। पर जहां पैसिव इन्वेस्टमेंट की बात आई है, पैसे डालिए और भूल जाइए। आपकी इजाजत से क्या मैं पार्ट 3 का वादा कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट उसके लिए जनता को थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्या? उनको 2000 लाइक्स और 5000 कमेंट्स करने पड़ेंगे। अगर वो 2000 लाइक्स और 5000 कमेंट्स कर देंगे पार्ट 3 करके, तो मैं डेफिनेटली आ जाऊंगा। जानते हैं संजय जी, मैंने शुरुआत में नहीं कहा, वरना शुरुआत में मैं कहता तो शायद अपनी ब्रांड एंडोर्समेंट होती, लेकिन आपको लोग इतना प्यार करते हैं, इतना अपना मानते हैं कि जो पिछला वीडियो आपका था उसमें लगभग 71,000 आज तक 71,000 घंटे से ज्यादा व्यूअरशिप आपके वीडियो को मेरे अपने प्लेटफॉर्म पर मिल चुकी है। ये आपके लिए प्यार है, आपके लिए इज्जत है और आपके लिए ये विश्वसनीयता है। एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, इस मंच पर, इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी गेस्ट आते हैं मैं सबकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन संजय जी के बारे में 1 मिनट लूंगा बताने के लिए। शायद उनको जानते हुए सालों हो गए, उनके साथ काम करते हुए महीनों हो गए, पॉडकास्ट
ये सेकंड पार्ट है, वादा किया है थर्ड पार्ट आएगा, लेकिन थर्ड पार्ट तभी आएगा जब कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे और ये बताएंगे कि इस पॉडकास्ट से आपने क्या सीखा, आपकी मेजर लर्निंग क्या रही, आपने जो गलतियां की हैं उसमें क्या आप सुधार करने वाले हैं, अगले 1 साल के लिए आपने क्या गोल बनाया है, शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल आपका क्या है, और अगली दिवाली तक आप क्या करने वाले हैं अपने फाइनेंसेस के साथ में। संजय कथुरिया जी के बारे में 3 बातें और, बहुत ट्रस्टवर्दी हैं, बहुत ही भोले हैं। इस जगह तक पहुंचने के बाद, इस शिखर तक पहुंचने के बाद ग्रैटिट्यूड है। और हाँ, मेरे लिए मेजर टेक अवे ये है कि संजय कथुरिया की तरह जमीन पर रह करके आसमान पर नजर बना करके रखें, क्योंकि जिस संजय को मैंने सालों पहले देखा और जाना है वही वो आज भी हैं। लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, ईश्वर चाहेगा तो शायद अरबों भी कमाएंगे आप, और कमा भी रहे होंगे क्या पता। लेकिन संजय बदले नहीं, ना बदले अपनी विश्वसनीयता में, ना अपने ह्यूमन बिहेवियर में, और ना ही बदले अपने गोल्स और स्ट्रेटजी में। जहां पर आप टफ होते हैं, अपनी पर्सनालिटी में टफ होते हैं, जिंदगी में टफ होते हैं, तो वहां पर आप संजय कथुरिया बनते हैं। ये एक संजय कथुरिया है, और यहां पर पॉडकास्ट पे आने का मकसद इनका सिर्फ एक होता है कि क्यों ना 1 से 1 लाख, 1 लाख से 1 करोड़ संजय कथुरिया बने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और इस वादे के लिए बहुत शुक्रिया कि थर्ड पार्ट हम यकीनन लेकर के आएंगे, लेकिन सिर्फ शर्त इतनी जिसके बारे में अभी बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर राशिद, थैंक यू सो मच। फिलहाल के लिए राष्ट्रवादी राशिद को इजाजत दें। नमस्ते।